आज इंटरनेशनल सेफर इंटरनेट डे है। सेफर इंटरनेट डे आप सब एक वाकिफ होंगे। कोई आप में से ऐसा व्यक्ति या ऐसा विशेष जन जो इंटरनेट से ना वाकिफ होकर के हाथ बढ़ा है, जिसको इंटरनेट के बारे में ना पता। नीटू से आप सभी को पता है। कोई ऐसा बंदा जो इंटरनेट की डेफिनेशन जानता हो। अब देखिए, जिस चीज को हम जानते हैं, अधिकांशतः आज के मटेरियलिस्टिक समाज के अंदर हम उसे परिभाषित नहीं कर पाते, उसकी डेफिनेशन नहीं जानते हैं। नेट से तो आप वाकिफ होंगे, किसी भी तरह का जाल, इंटरनेट, मल्टीपल चीजें इससे जुड़ी होती हैं। या नेटवर्क किसे कहते हैं? एनीबडी? आप में से कंप्यूटर साइंस के बच्चे कितने हैं? कंप्यूटर साइंस, दैट्स गुड। फ्रंट लाइन की जगह आप मिडल लाइन में देखिए। आपका बीसीए, आप मे बी एमसीए करें, आप मे बी सीधे इंडस्ट्रियल कोर्स करें, पीएचडी में जाएं, तो बीसीए में पीएचडी भी है, जावा भी है, आपकी आप प्रोग्रामिंग कोर्सेज करें सीधे में, और उसके बाद आपको प्लेसमेंट मिलेगी किसी अच्छी कंपनी में, ले लो भी। आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए एक चीज बहुत आवश्यक है, वो है लीडरशिप। जब किसी कंपनी के गेट पर जाकर आप नॉक करेंगे, मीटिंग से इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेंगे या इंटरव्यू के किसी भी पैनल के अंदर पहुंच जाएंगे, तो वहां पे आपको अपने आप को प्रेजेंट जरूर करना है। तो क्या वो मिडल या प्रोडक्ट हो सकता नहीं? तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से ही एक द्वेष कर रहे हैं, अपनी सार्थकता को पीछे की ओर लेके जा रहे हैं, जो हमको नहीं करना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखना है। चाहे टेक्निकली प्रोग्रामिंग डे नहीं है, बट आप भी मान के चलिए कि मैक्सिमम हम जॉब्स देखते हैं प्रोग्रामिंग सेक्टर के अंदर है। नेटवर्क पे भी बहुत है, हमारे नेटवर्क इंजीनियर की जगह आए हैं, पहले विप्रो में थे, डिफरेंट कंपनीज में हैं। तो जिस भी प्रोग्राम में आप शिरकत करें, पूरी तनदेही से करें। दे सकते हैं तो सबसे बड़ा कोई भी बंदा दूसरे बंदे को गिफ्ट देना चाहता है, सबसे बड़ा गिफ्ट क्या दे सकता है? एनीबडी? कोई भी हाथ खड़ा कीजिए और बोलने की क्षमता रखता हो। अच्छे श्रोता, अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या दे सकता है? एनीबडी? आपने वैसे प्रोग्राम यही बात मुझसे चालू नहीं हुआ, मैं सिर्फ शांत करने के लिए। Good morning, sir. I am Prinesh Vastu. I am pre-graduated from BBA first year. Sir, मुझे लगता है इससे बेस्ट जो हम किसी पर्सन के प्रिंसिपल सिक्योरिटी या सेफ्टी आज के अकॉर्डिंग, आज के टाइम के अकॉर्डिंग में देखा जाए तो हम कहते हैं काफी साइंटिफिक है, इंटरनेट के जिस हिसाब से एक्सप्लोरर हो रहा है, तो मुझे लगता है आज के टाइम से लोग को ना इंटरनेट यूज करते हैं, पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल देते हैं, पर सर उसको यूज करना नहीं सिखाते। अभी सर मैं एक स्टडी कर रही थी, उसके दौरान सर मैंने कहा कि हमारे जो इंडिया के यूथ है सर 18 to 24 ईयर, सर हर हफ्ते सर 1 से 2 दिन सर हमारे बहुत बड़ा प्रोपोर्शन यूथ का सर वो ऐसे वीडियोस या ऐसे इमेजेस देखते हैं इंटरनेट पे कि सर जो कि मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में, ना बहुत हार्मफुल है कि सर हम बच्चों को मोबाइल किसके दे देते हैं पर उसको यूज नहीं कर पाते कि सर हम टीचर्स और प्री रिक्वायर्ड टीचर्स सर मैं या अगर मैं टीचर बनूंगी तो सबसे पहले चीज सर जो मैं सबसे पहले जो करना चाहूँगी सर मैं बच्चों को वो इन्फॉर्मेशन से हम क्या करते हैं पेरेंट्स को कहते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल पहुँच रहा है, ठीक है, सबसे बड़ा टॉपिक यही है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, प्राइमरी का। आज के टाइम में 5 साल का बच्चा सर आप देखिए स्मार्टफोन यूज करता है, बट सर हम बच्चों को ये चीज़ नहीं करते जो सही इन्फॉर्मेशन एक पेरेंट्स और एक टीचर बच्चों को दे सकते हैं, वो दो चीज़ नहीं दे सकते। आजकल फ्रॉड स्कैम बहुत चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा सर बच्चों को पता ही नहीं होता क्या होता है, कैसे डील करें, बच्चे डर के मारे नहीं बताते हैं। तो सर सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें डिस्कशन करना जरूरी है। और आज कल जैसे मैं काफ़ी खुश हूँ, मेरे सौभाग्य कि मैं इस कॉलेज के माध्यम से काफ़ी अच्छे अच्छे इवेंट्स किया, मुझे इवेंट ज्वाइन करने का मौका मिला। सर ऐसा प्री रिक्वायर्ड टीचर में काफ़ी सारी जिम्मेदारी होती है। आपको बच्चों से खड़ा करके मुझे हर बच्चे मैं डॉक्टर बनूँगा, इंजीनियर बनूँगा, टीचर बनने के लिए नहीं करता। तो सर एज ए टीचर हम टीचर्स की और पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि सर हम बच्चों को कर सकते हैं। सिक्योरिटी से बेस्ट गिफ्ट किसी पर्सन के लिए नहीं हो सकता। इसीलिए मैं पॉइंट देता हूँ, बच्चों जैसे गुड़िया ने बताया कि सिक्योरिटी इज द बेस्ट गिफ्ट। ओपिनियन है, ओपिनियन आप भी व्यक्त कीजिए।
प्रोग्राम जब तक मेरी शुरू नहीं होता तब तक हम आपस में चर्चा करते हैं। टीचर बनना चाहती हैं, आपको पता है कि जिस छत के नीचे आप आज विद्या ले रही हैं, शिक्षा ले रही हैं, वो भी एक टीचर के नाम पे बना हुआ, गुरु नानक देव जी। और वो भी टीचिंग देने के लिए उन्होंने 4 बड़ी यात्राएं करी थी, जिसमें इसको उदासियाँ कहते हैं। भाई गुरदास जी एक लिटरेट पर्सन हुए सिखिज्म के अंदर, उन्होंने गुरु नानक देव जी के लिए बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किए हैं। भी उदासियों पे जब गए तो उनका उद्देश्य क्या था, मूल उद्देश्य क्या है, वो हो सकता है मैं प्रॉपर एग्जैक्ट वो वर्ड्स मुझे याद ना हो, पर भी जितना मुझे याद है उतना लिख करना चाहूँगा। गुरुमुख भोजन प्रयोग उदासी, आई थिंक सर गुरु साहब ने ये कहा भी मैं गुरुमुख लोगों को खोजने के लिए जा रहा हूँ। हम जब भी कोई विचार चर्चा कर रहे हैं तो हम अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनसे हम विचार चर्चा कर सकें, जिनके साथ इस विचार चर्चा से, इस गोष्ठी से फ्रूटफुल कुछ क्वालिटेटिव दे सकें। ठीक है, तो कोई और बच्चा बताना चाहेगा भी क्या हम बेस्ट टिप दे सकते हैं किसी अदर पर्सन को? So मेरे according I read knowledge application which that one person will to another because कोई भी knowledge होगा तो उसके पास होने अपन follow कर सकते हैं फिर success पाते हैं। बहुत अच्छा गिफ्ट। अब इसी पॉइंट के साथ कोई और बच्चा बताना चाहे कि क्या हम एनीथिंग एल्स और क्या हम अच्छा गिफ्ट कर सकते हैं? गिफ्ट है, देखो बड़ी तकरीबन 50 से 70 घंटे तो हम हो चुके हैं यहाँ, पर 2 बंदों ने जवाब दिया। इस समाज को बनाने वाले कौन हैं? हम। गुरु नानक देव जी की शायद एक साथ रहा है या फिर गुरु साहब में जो डायशो रही है वो उतरनी है, चुटकी उतारनी है। आपको पता है समाज में समस्याएं कब पैदा होती है? जब हम बोलने की जगह चुप रहते हैं और चुप रहने की जगह अंदर तक बोलते हैं। लिटरली अक्सर बातें काफी होती हैं, अभी स्टूडेंट रहे हैं, कॉलेज टाइम पे रहे हैं, बहुत से सबको भी अच्छी लगती थी। ठीक है, और जैसे सर ने आपको कहा कि शाम आप रहिए समथिंग सबको कहा, हमारे जो वक्त हैं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता है श्री अजय का, मैंने कहा आपको प्रेरित पसंद छेड़िए। मेरे ओपिनियन में जो बेस्ट गिफ्ट है जो आप किसी को दे सकते हैं, जिसमें कुछ लगता भी नहीं है ज़्यादा से, प्लीज सर हमारे नेक्स्ट क्या है गेस्ट जो जीएम साहब बता रहे हैं, मैं वेलकम करूँगा। सॉरी मैं थोड़ी ना गलना च मसरूफ हो गया, मैं देख नहीं सकिया। जिला माइनॉरिटी ऑफिसर हमारे नीचे ये जो हम किसी को दे सकते हैं, मेरे ओपिनियन में कटोकट गला नहीं दे सकते अपना हिंदुज़म के पूरब की ओर मुख करके, सूर्य देवता की ओर मुख करके जो आरती की जाती है उसी तरह से इस्लाम के अंदर अपनी पश्चिम की ओर करते हैं। दिशाओं का महत्व है, अलग अलग रीजन के महत्व। तो तब गुरु जी ने डिस्कस किया कि क्या वाकई आप नमाज कर रहे थे? तो कहते हैं बिल्कुल कर रहे थे। तो लोधी से पूछा कि क्या आप नमाज में प्रेजेंट थे? कहते हैं जी प्रेजेंट था। कहते हैं बेसिकली प्रेजेंट क्या आपको माइंडसेट को देश विदेश की जो डिफरेंट डिस्कशन है उन पॉइंट ऑफ व्यू में कौन अटैक कर रहा और कौन नहीं कर रहा, ये था कि नहीं था? उनका मैंने पूछा, कहते बिल्कुल था। जो वहाँ काजी था या तो जो वहाँ का मौलवी था, लिटिल बिट फैक्ट चेंज हो सकते हैं, मुझे इतना रिकॉल हो रहा है जो बात करता हूँ उनसे पूछा, वो कहता जी मैं तो काबुल में बॉडी प्रोसेस कर रहा। इस करके मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कई बार आप बैठे कॉलेज छोड़ हैं कि हो सकता है अपना दिमाग अपने किचन चल रहे हो, ठीक है, हो सकता है अपना बहुत ज़्यादा और फ्रंट पे फिर ना वही आप सोचिए बदली का तो मैंने फ्री बैठा किसी का तो किसी कोशिश से बड़ी होंगी है, ठीक है। इस बात हमेशा क्या है, आप जहाँ हो सहजता क्या है, मैं जो सिख का मूल मानता हूँ वो सिर्फ सहजता है। तकरीबन ऐसा ही फलसफा महात्मा बुद्ध ने हमको दिया, मध्यम मार्ग। 12 भक्ति की जितने भी टाइम उन्होंने भक्ति की शक्ति हुई, भक्ति करने के बाद
कृष्णाएं होगी बिल्कुल जीवनशील मृत्यु के कगार पर पीपल के वृक्ष के नीचे आके से बैठे थे। वहां से दो वालिदें या दो महिलाएं या मालिनी गुजरी। उन्होंने दो शब्द उच्चारे, बीणा के तार इतने मत कसो, भी को टच करके टूट जाए, इतने ढीले मत छोड़ो। जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता है, माननीय जो राष्ट्रपति महोदय से इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे एज ए टीचर का अवार्ड प्राप्त किया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ लंच भी किया था मनमोहन सिंह जी के साथ। तो प्लीज मैं उपनिदेशक आईटी परमजीत जी द्वारा आप सबसे अभी अनौपचारिक बातचीत की गई। राष्ट्रीय पुरस्कार की इन्होंने बात की, लेकिन मेरा परिचय साथियों इतना ही है कि मैं एक सामान्य सा शिक्षक हूं और शिक्षक होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए आज के इस कार्यक्रम को हम औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत करते हैं। श्री गुरु नानक कन्या महाविद्यालय के इस लाइब्रेरी हॉल में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC श्री गंगानगर की तरफ से आयोजित सुरक्षित इंटरनेट दिवस के इस कार्यशाला में उपस्थित समस्त हमारे अतिथिगण, देश की युवा शक्ति, आप सभी का यहाँ स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, फरवरी माह के दूसरे मंगलवार को सुरक्षित इंटरनेट दिवस का आयोजन किया जाता रहा है। इसी कड़ी में आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे अतिथिगण हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। अतिथियों का परिचय, हमारे बीच में उपनिदेशक डूइट दुष्यंत कुमार जी जैन उपस्थित हैं। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। हमारे बीच में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुखमन जी जोहल उपस्थित हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन। चंद्रशेखर मुडासिया जी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद को सुशोभित कर रहे हैं, हमारे बीच आज उपस्थित हुए हैं। समस्त सदन की तरफ से बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन हुए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। प्रबंधक समिति की बात करूं तो स्थानीय विद्यालय की महाविद्यालय की प्रबंधक समिति के सचिव सरदार दलजीत सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अभिनंदन। शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अधिकारी सरदार जगदीप सिंह जी गोचर हमारे बीच उपस्थित हैं। स्वागत कीजिएगा। महाविद्यालय की इंचार्ज प्राचार्य श्रीमती रवजीत कौर भी हमारे बीच में यहाँ स्वागत, अभिनंदन। भी उपस्थित हुए हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। कार्यक्रम के आयोजन में जो पिछले 3-4 दिन से लगे हुए हैं, अभी आपसे रूबरू हो रहे थे उपनिदेशक IT परमजीत सिंह जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। IT सेक्टर की जहां जिले के अंदर बात होती है तो परमजीत सिंह जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। चाहे इलेक्शन हो, चाहे कोरोना पीरियड हो या विभिन्न प्रकार के नवाचार, आपने IT क्षेत्र में नवाचार करते हुए जिले को दिल्ली तक पहुंचाए हैं। राष्ट्रपति अवार्ड जो है जिले को हासिल हुआ है कई बार। ऐसी महान शख्सियत परमजीत सिंह जी हमारे बीच में है, तो तालियां भी उसी अनुरूप बजनी चाहिए।
माल्यार्पण कर स्वागत करें। बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट तकरीबन सिखा रहे हैं और आई थिंक सो पंजाब में और लाखों स्टूडेंट जो हैं इनके साथ संख्या प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इनका जो मूल उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं बच्चों में एआई की जागरूकता को लाना है। मेरी से थोड़े दिन पहले जो चर्चा हुई थी वो एक गूगल मीट के ऊपर हुई। कक्षा 6 से लेकर यूजी एंड पीजी तक के विद्यार्थियों को इन्होंने एनरोल कर रखा है अपने साथ। इनकी जो धर्मपत्नी है जो कौर जी वो भी पीएचडी हैं और आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, जितनी भी आईआईटीज हैं वहाँ पे ये अपने विभिन्न प्रकार के जो सेमिनार्स हैं, वेबिनार्स हैं वो कर चुके हैं। और थोड़े समय पूर्व ही इन्होंने एक इंडियन इंक्यूबेटर स्टार्टअप अवार्ड भी जीता है जो आईआईटी रुड़की से प्राप्त हुआ है। तो इनका भी मैं स्वागत करता हूँ प्लीज आगे सब। I'm order to Dr. तो नेक्स्ट सर मैं निवेदन करता हूँ श्री अभिनेता जी को। कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। साथियों, सुरक्षित इंटरनेट दिवस। यदि सूचना तकनीक की बात करूं तो आप सब मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमारी दिनचर्या को सूचना तकनीक ने, इंटरनेट ने काफी हद तक प्रभावित किया है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम किसी न किसी रूप में सूचना तकनीक का, इंटरनेट का उपयोग करते हैं। अब वो दिन हवा हो गए जब हमें व्यक्तिगत रूप से किसी कार्य के लिए किसी स्थान पर उपस्थित होना पड़ता था। हमारे जमाने में ये कॉमन बात थी, टिकट बुक करानी है हमें रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ेगा, पैसे निकलवाने हैं हमें बैंक में जाना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों के इस दौर में आपको बड़ी हैरानी होती होगी जब आप ये सोचते होंगे कि कैसे उस जमाने के लोग जो है वो जाकर के ये सब काम करते थे। सूचना तकनीक के इस विकसित तंत्र ने हमारी पूरी दुनिया को हमारी एक कुट्ठी के अंदर बंद कर दिया है। आज आप घर बैठे कोई भी कार्य जो है वो आप घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। इस तकनीक के माध्यम से हमारा जीवन बहुत सरल हो गया है। साथियों, जहां इस सुविधा से हम पूरी दुनिया से जुड़े हैं, वहीं इसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने आए हैं। आए दिन आप न्यूज़पेपर के अंदर, टीवी के अंदर समाचार सुनते हो कि फला व्यक्ति के साथ फ्रॉड हो गया, फला व्यक्ति के अकाउंट से पैसे निकल गए। इस तरह की घटनाएं आजकल आम हो गई। तो इस स्थिति में या तो हम ये करें कि इस नई सूचना तकनीक का, इंटरनेट का उपयोग बंद कर दें। ऐसा संभव है? यदि हम ऐसा करेंगे तो हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएंगे। साथियों, जहाज इसलिए नहीं बनाए जाते कि वो किनारे पे खड़े रहे। उन्हें तो हर हाल में लहरों से जूझकर किनारे पर पहुंचना ही होता है। बिल्कुल यही बात, हमें इसका उपयोग बिल्कुल करना है, भरपूर उपयोग करना है, लेकिन इसके उपयोग में हमें सावधानियां क्या रखनी है, उसी के बारे में आज ये हमारी वर्कशॉप है। आज की कार्यशाला इसी बिंदु पर आधारित है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, हमारे आईटी के एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी होगी इसके बारे में चर्चा करने के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा उपनिदेशक आईटी परमजीत सिंह जी। आप इस कार्यशाला के क्या उद्देश्य हैं, कहां तक हम इनको प्राप्त कर पाएंगे, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। और साथ साथ जो समाज कल्याण में महिलाओं से संबंधित कुछ स्कीम्स हों या जो गर्ल्स विशेष के लिए उन्नति के लिए जो स्कीम्स हों उनके ऊपर प्रकाश श्री
रिस्पेक्टेड डैश, साथी अधिकारी और मेरे बड़े भाई परमजीत सिंह, थैंक्स अ लॉट ये मौका देने के लिए। स्कूल स्टाफ वर्कर, इस दिन के लिए बोलने के लिए शायद मैं उचित नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, टेक्निकल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, जैसा कि जो IT एक्सपर्ट वहाँ से आपको गाइड करेंगे। बट फ्यू कॉमन थिंग्स जो आज के मुद्दे को लेकर मैं शेयर करना चाहूँगा, जैसे मेरे से पूर्ववक्ता ने आपको बताया वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, राइट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अब इंटरनेट के बिना अपना जीवन यापन कर लें। AI एज ए सब्जेक्ट यू वांट टू गो, आप उसमें कैरियर बनाना चाहते हैं, दैट इज टोटली अ डिफरेंट सिनेरियो। नो वन लाइक ऑल ऑफ यू विल नॉट गो देयर, राइट। लेकिन जीने के लिए इंटरनेट चाहिए हमें, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं, जॉब करें ना करें, कुछ भी करें। द स्मार्टफोन वी हैव इन आवर हैंड्स, वो हमारे लिए अगर हेल्पफुल है तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उसको हैंडल कैसे करना है, क्या क्या उसमें आपको सावधानियां रखनी चाहिए। सो आई विल यू गाइस विल गो थ्रू दैट थ्रू आवर एक्सपर्ट्स, वो आपको देंगे डिटेल इसके बारे में। द ओनली वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि हम अभी उस फेज में नहीं हैं, लाइक वी आर गोइंग कि हम इंटरनेट से सब कुछ ले पाएँ। इफ वी आर यूजिंग द क्रेडिट कार्ड और समथिंग, आप नेट बैंकिंग कर रहे हैं, तो हमारा अभी वहाँ तक सेफ नहीं है कि हम टोटली डिपेंड कर सकें टेक्नोलॉजी पे। तो हमें अवेयर होना पड़ेगा। लाइक मैं 5 साल कनाडा लगा के आया हूँ, तो वहाँ थोड़ा सा अपने से फ़र्क है। अगर कुछ गड़बड़ भी है, अगर नेट बैंकिंग के थ्रू आपके साथ कुछ फ्रॉड होता है, सो लाइक वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल। हमें कवर मिल जाएगा, जो भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है वो पेड ऑफ होगा, कंपनी सब कुछ देखेगी, राइट। आप कंप्लेन करोगे, उसका रिजल्ट आएगा, सब कुछ होगा। पर हमें यहाँ उस लेवल तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक हमें खुद को अवेयर होने की ज़रूरत है। हम ये नहीं डिनाई कर सकते कि ये हमारा नहीं था जिम्मेदारी, या हमें पता नहीं लगा, कोई कॉल आ गई, कोई स्पैम हो गया, कोई ऐप आपने डाउनलोड कर ली, दैट काइंड ऑफ स्टफ। So I will request all of you, specifically girls, जो आप सेल फोन यूज़ कर रहे हैं, इसको हाउ वी कैन यूज़ दैट इन ए बेटर वे, all of us should know, right? And the other thing from my department, जो बिगेस्ट थीम आप लोगों के लिए है कॉलेज लेवल पे द स्कॉलरशिप, वो अपन कंटिन्यूस आपके कॉलेज के थ्रू फॉर्म फिलअप होते हैं SC ST है और OBC कैटेगरी के लिए। प्लस कॉलेज लेवल हमारा जो रनिंग में अभी हॉस्टल है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हॉस्टल में रहना, तो रहना खाना पीना सब फ्री है उसमें। कॉलेज लेवल का भी है, स्कूल लेवल का भी है। एंड बाकी जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो मेनली स्कॉलरशिप ही है। देयर इज़ अदर वेरियस स्कीम फॉर द फीमेल्स, बट लाइक द एल्डर वन, अगर कोई एज्ड हैं तो जैसे पेंशन है या कुछ और पृथकता है, दैट काइंड ऑफ स्टफ। बट फॉर यू गाइस स्कॉलरशिप एंड हॉस्टल। सो अगर आप लोगों को, आई बिलीव यू थ्रू कॉलेज आप लोग उसका लाभ ले रहे होंगे, बट फिर भी अगर कहीं भी कुछ आपको, इवन कॉलेज स्टाफ को अगर मेरी कहीं ज़रूरत पड़े, प्लीज़ डोंट हेजिटेट एंड कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। हम दोनों क्लासमेट उन्हीं कॉलेज में पढ़ते थे। ये UG के थे, मैं PG के था। उसके बाद भी हम स्टडी करते रहे हैं पैदल। एक बार इनका इरादा इन्हीं के शब्दों में बताना चाहूँगा, कहता है मैं डेली बोलनी है, मैं 100 कमा रखूँगा। मैंने यार BA में गोल्ड मेडलिस्ट, MA में गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाइड, जब करके RAS की तैयारी कर तो क्या खान जाकर सेलेक्ट हो, चलो पहली इवेंट से सेलेक्ट हो गया ऐसे PO के बाद हम एट प्रेजेंट BD में बहुत सोनी पोस्ट है। मैंने भी PDL ਉੱਚ ਟੌਪ ਪੋਸਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ ਜੋਲ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਗਰਲਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਮੜ ਜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਜੀ ਪਲੀਜ਼।
तो पंकज जी। और परमजीत सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे यहाँ बोलने के लिए मौका दिया। और प्यारे बच्चों, कैसे हो सब आप लोग? ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो रेलेवेंट हैं वो सर पहले ही आपको बता के जा चुके हैं समाज कल्याण से जो है सर। मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं भी इस चीज़ के लिए ज़्यादा रेलेवेंट पर्सन नहीं हूँ, क्योंकि जो टेक्निकल लोग हैं वो ज़्यादा चीज़ें आपको बताएंगे। मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा भी। जैसे आज के टाइम में क्या है, हमारी लाइफ सारी फ़ोन पे डिपेंडेंट हो गई है। तो फ़ोन जो है आपको बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, कई ऐसी ऐप्स हम लोग फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। जैसे कई ऐप आप डाउनलोड करते हो तो वो आपसे बहुत सारी परमिशंस मांगती हैं। जैसे आपकी फ़ोटो का एक्सेस मांगेगी, आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांगेगी और आपके माइक्रोफोन का एक्सेस मांगती हैं। तो आप बहुत सोच समझ के ये परमिशंस देवें। अगर कोई ऐसी ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं जो आपको ज़्यादा काम की नहीं है तो उनको ऐसी परमिशंस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आगे बहुत सारी आपका डेटा एक्सेस कर लेते हैं वो लोग और बाद में उसका मिसयूज़ भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ ये ऐप्स आप देख रहे हैं, इंस्टेंट लोन स्कैम ऐप्स। ये ऐप्स क्या करती हैं, जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे ना तो ये आपके सारे परमिशंस मांगती है, आपकी फ़ोटो सारी ले लेंगी, आपके कॉन्टैक्ट नंबर सारे ले लेंगी। तो इनके पास सारी ऐप्स के आपका डेटा इनके पास चला जाता है। और फॉर एग्जांपल आपने इनसे कुछ लोन ले लिया, इंस्टेंट लोन देते हैं ये हैंड टू हैंड, और उसी लालच में जो है लोग इसमें अप्लाई कर देते हैं। और बाई चांस अगर आपका लोन की जो पेमेंट है ड्यू होती है, लेट होती है, तो ये उन्हीं फ़ोटोज़ का बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं। उसको आप मान लीजिए जैसे फ़ोटोशॉप से उसको एडिट करके आपके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको शेयर करते हैं ये लोग। और दूसरा ये काम करते हैं ये कि आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको फ़ोन करते हैं पर्सनली और उनको बोलते हैं कि ये लोग आपके जो ये जानकार हैं सो एंड सो, ये आपका लोन पेमेंट नहीं कर रहे हैं, और बहुत गलत बातें बोलते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें थोड़ा, ये परमिशंस ना दें कभी भी अगर ज़रूरत नहीं है तो। और दूसरी चीज़ ये है कि आजकल क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक बहुत यूज़ करते हैं। तो आप जो इसका यूज़ करते हो ना, इसको भी थोड़ा सा क्या है सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। हमारी प्राइवेट लाइफ अलग होती है, पब्लिक लाइफ अलग होती है, तो बहुत ज़्यादा ओवर शेयरिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे कहीं भी अपन लोग घूमने जा रहे हैं या कहीं भी रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो क्या है, लोगों को आदत होती है कि एक चीज़ अपलोड कर रहे हैं उसके ऊपर, तो वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं मिसयूज़ होती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के सोशल मीडिया का यूज़ करें। और इसके अलावा जो और अलग डीप चीज़ें हैं वो आपको एक्सपर्ट लोग बताएंगे, मैं उसमें ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊँगा। और इसके अलावा जो हमारे डिपार्टमेंट जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसकी जो स्कीम्स है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। हमारी जो स्कीम्स है वो भी लगभग समाज कल्याण विभाग जैसी ही है। उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारी जो स्कीम्स है वो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ जो हैं, 6 नोटिफाइड कम्युनिटीज़ हैं माइनॉरिटीज़। आप लोगों को पता है किसको भी हमारी जो गवर्नमेंट है किन को माइनॉरिटीज़ मानती है, कौन सी ऐसे कम्युनिटी के लोग हैं जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं? एनीवन, किसी को पता है क्या? अगर किसी को पता है तो हाथ खड़ा करें। नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। माइनॉरिटीज़ उनको बोला जाता है जिनकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक। अल्प मतलब थोड़े, संख्यक मतलब संख्या। जिनकी ओवरऑल पॉपुलेशन में संख्या कम है उनको अल्पसंख्यक मानती है गवर्नमेंट। इसमें तो मेनली 6 कम्युनिटीज आती हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध। इन जो 6 कम्युनिटीज हैं इनके लिए जो है हमारा डिपार्टमेंट स्कीम्स रन करता है। उसमें भी मेनली स्कॉलरशिप स्कीम है, जैसे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है हॉस्टल्स भी हमारा डिपार्टमेंट रन करता है, एज वेल एज बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। और इसके अलावा जो है एक और स्कीम मैं आपको बताना चाहूँगा जो आप लोगों के लिए बहुत रेलिवेंट है। आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। वो है अनुप्रति कोचिंग योजना। उसमें क्या है, बहुत बच्चे जैसे बच्चियां आप जो हैं, मैं जिस टाइम से हूँ, हम लोग क्या इतना अवेयर नहीं होते थे कि हमें इन फ्यूचर जाके क्या करना है। थोड़ा क्या है, स्कूल कर लिया, कॉलेज कर लिया, बस हम बाद में उसमें सोचेंगे कि क्या करना है। पर अब क्या है, आज के टाइम में जो स्टूडेंट्स है बहुत अवेयर है, उनको पता है हमें क्या करना है, हमें करियर किस फील्ड में बनाना है। तो जो बच्चे
सिविल सेवा में या राजकीय सेवा में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये स्कीम है अनुप्रति कोचिंग योजना। इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट है, आप कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, लिस्टेड इंस्टीट्यूट्स हैं, मान लीजिए किसी भी आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहें, आप इंजीनियरिंग में जाना चाहें, आप सिविल सेवा में जाना चाहें या टीचर की जॉब के लिए तैयारी करना चाहें, सबके लिए अलग अलग कोचिंग्स लिस्टेड की हुई है गवर्नमेंट ने। अगर आप उन कोचिंग्स में एडमिशन लेते हैं और अप्लाई करते हैं और आप जो मेरिट डिसाइड होती है उसके अंदर अगर आप आ रहे हैं तो आपकी सारी कोचिंग की फीस है जो वो सरकार पे करती है। और इसके साथ साथ आप जहाँ अगर अपने घर से बाहर नहीं रह रहे, मान लीजिए कोटा में जाके कोई बच्चा LN में जो है तैयारी कर रहा है मेडिकल की, तो उसको इवन वहाँ रहने का हॉस्टल का भी पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है आप बच्चों के लिए। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, माइनॉरिटीज भी कर सकते हैं, दूसरे बच्चे भी कर सकते हैं, ST/SCs भी कर सकते हैं, OBC कर सकते हैं, जनरल, सब लोग कर सकते हैं। ऐसी कई कोचिंग सब ऐसी लिस्टेड हो चुकी है, जैसे संकल्प कोचिंग है, वहाँ वो आई थिंक और भी हो सकती है, मुझे पूरा ध्यान नहीं है इस चीज़ का। तो उसमें आप कोचिंग कर सकते हैं इस स्कीम के तहत और कोई खर्चा नहीं लगता है। और इसके अलावा एक और स्कीम है कालीबाई भील स्कूटी योजना है, जो मेरिटोरियस बच्चियां हैं वो इसमें अप्लाई करके वो उनको स्कूटी ले सकती हैं। तो ये कुछ स्कीम्स हैं, इनका आप लाभ ले सकते हैं। और अगर आपको हमारे डिपार्टमेंट से कोई भी हेल्प की या जैसी भी कोई सहायता की जरूरत हो तो हम 24/7 अवेलेबल हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं दोबारा फिर धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। और मैं दो शब्द सर के लिए कहना चाहूँगा। मुझे क्या आपकी सर्विस में हुए लगभग 2-3 साल ही हुए, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग यहाँ गंगानगर में हुई है। तो यहाँ आने के बाद सर से मैं मिला हूँ आगे, तो मतलब क्या है, जैसे सर यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं ना, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम सर से इंटरेक्शन कर रहे हैं तो ठीक है, हम लोगों को सब नॉर्मल लोग लगते हैं। पर मैं सर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इतने इनोवेटिव पर्सन है, इन्होंने इतने अच्छे नवाचार किए हुए हैं IT के सेक्टर में कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते। जैसे यहाँ पे क्या है, बहुत बच्चियाँ ऐसी हैं जो किसानों के परिवार से संबंध रखती है। तो हमारे क्या है कि जैसे जो किसान होता है वो सिंचाई करता है, खेत में पानी लगाता है, वो तो पहले क्या है, नहरों से सिंचाई होती है हमारे जिले में। तो नहरों का जब जैसे हमें देखते थे ना सिस्टम भी, कौन सी नहर चल रही है, कौन सी नहर बंद हो रही है, तो सब लोग डिपेंडेंट थे अखबार के ऊपर। आज के टाइम में सर का इनिशिएटिव था और हमारे कलेक्टर मैम थे यहाँ पे, उन दोनों ने मिलकर ये एक ऐप डेवलप की है। उससे इतना अच्छा हो गया है कि आप घर में बैठे अपने फोन के थ्रू देख सकते हैं कि कौन सी नहर कब बंद हो रही है, कौन सी नहर कब चालू होगी, और इसके अलावा मंडियों में क्या, किस दिन का क्या भाव चल रहा है। इतना अच्छा ऐप बना है ना वो, मतलब उसकी तारीफ और इसके अलावा भी कई ऐप्स ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए जैसे जब आप लोग क्या है सरकारी सेवा में आएंगे ना, तो जो इलेक्शन होता है वो सरकारी जो सिस्टम है उसका सबसे बड़ा परीक्षा होती है। उसे स्मूथली करना, रन करना, कोई दिक्कत ना आए उसमें, अच्छे से इलेक्शन होए, कंप्लीट होए, वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो उस टास्क के अंदर जैसे मान लीजिए आप लोग कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका वोट बन गया, उन्हें वोट डालने गए हैं, कितने बच्चे हैं आप खड़े करिए। आप लोग जब वोट डालने जाते हैं ना, तो वहाँ कुछ लोग बैठे होते हैं जो हमारी वोटिंग कराते हैं, वो लोग सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो उस दिन वहाँ वोट नहीं दे सकते क्योंकि वो वोटिंग करवा रहे होते हैं। तो उन लोगों जो सरकारी कर्मचारी उस टाइम वहाँ वोट देने आया है, उसकी वोट डलवाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो उस टास्क को स्मूथली कंप्लीट कराने के लिए सर के सहयोग से बनी है ऐप, जो कि बहुत अच्छी ऐप है। अभी पिछले की इलेक्शन में उसका बहुत सक्सेसफुली उसका टेस्ट रन हुआ था और उसमें बहुत अच्छे से वर्क किया। तो आपके सामने जो सर खड़े हैं ये बहुत ही विजनरी आदमी है, इनसे हमें आज क्या है, आप लोग यहाँ बहुत सारी नॉलेज लेके जाएंगे। उसके साथ साथ सर से भी आपको सीखना चाहिए भी एक नॉर्मल, एक हम्बल बैकग्राउंड से उठा हुआ आदमी कैसे कितने अच्छे स्तर पे पहुंच के कितने अच्छे काम कर सकता है। तो हम सब लोगों को इनसे प्रेरणा लेके जानी चाहिए, इनके जैसे बनने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू। So
ये चाहिए चाहे वो कोई भी है। सामाजिक मंच और सामने बैठे श्री गुरु नानक खालसा गर्ल्स पीजी कॉलेज के स्टूडेंट्स, आप सभी का धन्यवाद, आभार कि आपने मुझे यहाँ ये सम्मान दिया, बुलाया और बोलने का मौका दिया। जैसा कि पूर्व वक्ता जो ने उन्होंने भी कहा है कि जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा व्याख्यान, अच्छा व्याख्यान देके आज के विषय और आज की जो कार्यशाला आयोजित की गई है उस विषय में, कल ही यहाँ का रहने वाला हूँ, इससे पूर्व शिक्षक भी रहा हूँ 8 साल। और मैं इस बारे में कुछ कहूँ तो एक न्यूज़ की ओर आपका मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि कल का जो न्यूज़पेपर है उसमें एक बहुत ही ऐसी खबर थी, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं कोट करना चाहूँगा, साइबर अपराध सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले वीडियो और रील पर नजर, बड़े धोखे हैं, रील की राह में एआई से वीडियो बनाकर कर रहे ब्लैकमेलिंग की जा रही है। तो साइबर अपराधी हैं जो ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आप सब यूथ, युवा और इस देश का भविष्य हैं। और जो ये गैजेट्स हैं, हमारे मतलब जो हमारी दिनचर्या है, सुबह उठने से लेकर हमारे रात के सोने तक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है ये, जिसमें आपके मोबाइल हैं, टैब हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं और भी तरह तरह के जो गैजेट्स हैं। इसमें ऐप्स की भरमार है, उसी तरह के ऐप जो सर ने बताया कि स्कैम कर रहे हैं। तो मैं इस बारे में आपसे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे आप खुद समझदार हैं कि जो ये मोबाइल है ये हमारा परम मित्र है। हम इसको किस रूप में लेते हैं वो आप देखिए। किसी के लिए दिमाग है कि हमारे लिए सोचता है, किसी के लिए ये आंखें हैं कि ये हमारे लिए मार्गदर्शक है, किसी के लिए ये दिल है, तो किसी का एक हाथ है और किसी की नाक भी है। नाक का सवाल इसलिए कि बहुत महंगा फोन रखना भी आजकल एक फैशन बन गया है और बहुत ही महंगे फोन से लोग अपना स्टेटस जाहिर करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले एक और मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। कुछ समय पहले एक फोटो वायरल हुई थी जो मेटा कंपनी है यानी फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, वो अपना एक फोटो शेयर कर रहे थे सोशल मीडिया पर अपने लैपटॉप के साथ, जिस पर उनका जो कैमरा होता है, फ्रंट कैमरा होता है लैपटॉप में भी, उस पे काली टेप लगी हुई थी और वो बहुत से अखबारों की सुर्खियां में थी और सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा था फोटो कि इतना बड़ा जो एक शख्सियत है वो जिस तरह से काली टेप लगा रहा है कैमरा पर, उससे हमें समझ जाना चाहिए कि जो स्कैमर्स हैं या बहुत बड़े जो हैकर्स हैं वो किस तरह आपकी जो खुफिया जो जानकारी है, जो इस मोबाइल में हमारे बहुत से कंटेंट्स हैं, हमारे निजी फोटोज होते हैं और कई जानकारी हैं, वो हमारी चुराई जा सकती है। कोई ऐप हम डाउनलोड करते हैं उसमें कई प्रकार की जो परमिशन हमसे मांगी जाती है, वो हम परमिशन कई बार देते हैं तो हमें सोच समझ कर देंगे, ना भी दें। अगर हमारे पास इस तरह का कोई भी डिवाइस है, चाहे मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, तो इसका मतलब इंटरनेट का हम यूज कर रहे हैं तो हमारा डेटा सुरक्षित नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि मेरा डेटा बिल्कुल सुरक्षित है तो आप इस भ्रम में न रहें। आपका टोटल डेटा है जो चुराने वाले जो हैकर्स हैं वो तो चुराते ही हैं, वैसे भी जो कंपनियां हैं, कई तरह की सोशल मीडिया ऐप्स हैं, हम उनको अपना डेटा दे चुके हैं। और एक अंदर की बात ये रहती है कि हमारा जो डेटा है कई बार कंपनियां बेचती भी हैं और लाखों रुपए का मुनाफा कमाती हैं। आपके सारे ईमेल्स हैं तो उस पे एक ऑप्शन होता है कि आप उसको अगर आपके काम का नहीं है तो अनसब्सक्राइब करें। और भी कई ऐसे तरीके हैं, तो इनसे जो अनावश्यक ऐप्स हैं उन्हें आप कभी भी डाउनलोड ना करें, परमिशन न। और एक और मैं आपको
रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी बहनें हैं, कि हम क्या है कि अपने फोटोज वगैरह है ना वो सोशल मीडिया पर हमेशा शेयर करते रहते हैं। ठीक है, कोई वायरल हो जाता है, कोई मोनालिसा बन जाती है आजकल के समय में, वो एक बात है। लेकिन क्या होता है कि जो सेलिब्रिटीज है ना, यानी जो बड़े बॉलीवुड या हॉलीवुड स्टार्स हैं, उनको चाहिए फॉलोअर्स। वो चाहते हैं कि बहुत जनता है जो हमारे फॉलोअर्स बने, आप जैसे यूथ हैं उनके फॉलोअर्स बनते हैं। या जो यूट्यूबर्स हैं वो क्या है, पैसा कमाते हैं। आजकल यूट्यूब भी पैसा देता है, तो उससे हम पैसा कमाते हैं। लेकिन हम जो आम लोग हैं जिनका कोई बात नहीं है, वो भी कई बार क्या है कि हम अपने सोशल मीडिया पर जो निजी फोटोज हैं, वो कई लोग कहते हैं गोइंग टू जयपुर, बताते हैं ना, मतलब सिर्फ स्टेटस लगाते हैं गोइंग टू जयपुर। इसका मतलब है कि मैं खुद बता रहा हूँ कि देखो भैया मैं इस रास्ते पे हूँ, मेरे साथ कोई भी वारदात करनी है आप तो कर सकते हैं। जबकि हमें अपनी जानकारियां बहुत ही गोपनीय रखनी चाहिए। एक और मैं मेरी बहनों से ये कहना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि हर आदमी की अपनी निजी जिंदगी होती है। हम कोई चीज़ शेयर नॉर्मली कर देते हैं, शादी ब्याह इस तरह के हम फोटो लेते हैं और उसको वायरल करते हैं अपने स्टेटस वगैरह से। लेकिन क्या है, जो दुश्मन बैठे हैं गाँव में, वो क्या है कि उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा सा वैसे तो एक्सपर्ट बताएंगे, एआई तकनीक का एक आपको उदाहरण बताता हूँ। आजकल एआई तकनीक में मैंने एक देखा, बहुत वायरल हो चुका है, आपने भी देखा होगा कि जो शोले फिल्म का ठाकुर है, जिसपे हाथ नहीं होते, शॉल हो जाता है, वो ऐसे अपनी जो उतारता है शॉल और बड़ी सी बॉडी दिखाता है। किसी ने ये देखा है? जिस जिसने देखा थोड़ा हाथ ऐसे करें। बहुत ही भयंकर वो बॉडी ऐसे दिखाता है, सलमान खान से भी जबरदस्त बॉडी होती है। तो एक्चुअली क्या है, ऐसे कुछ वीडियोस कुछ यानी महिलाओं के भी इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं। तो आप ये जानिए कि एआई क्या नहीं कर सकता। तो बिना वजह कुछ ऐसे टूल्स हैं कि हम अपनी जो प्रोफाइल है उसको लॉक कर देते हैं, लेकिन बेवजह अपने कोई भी फोटो, कोई भी इस तरह के सोशल मीडिया ऐप पर आप ना लगाएं। ये कल की अखबार का आगाज ना पत्रिका पढ़ना 10 जनवरी के अखबार में, 10 फरवरी में, तो आपको इसमें जानकारी मिलेगी कि एआई जो है ना हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। लेकिन वो छिपे नहीं है कि दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके जो नकारात्मक पक्ष हैं उससे भी हमें जो है हमें वाकिफ होना चाहिए। तो मैं अपने शब्दों को विराम धन्यवाद। पधारे हुए सभी मान्यगण, मेरे परमजीत जी और सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज सेफर इंटरनेट डे मनाने का उद्देश्य हमें सेफ इंटरनेट यूजिंग और उसके प्रति जागरूक होने के लिए हम इसको मनाते हैं। इसको मनाने का उद्देश्य मूल रूप से यही है, और 2004 से यूरोप से ये शुरुआत हुई थी, और आज कोरोना के बाद से इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, क्योंकि कोरोना में सब लोग घरों पे बैठे थे अधिकतर, तो अधिकतर उनको ये मोबाइल और इंटरनेट यूज़ और कंप्यूटर पे इंटरनेट यूज़ का ज़्यादा चलने लगा, और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में सुधार आता गया। आज एआई प्रमुख हो गया है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि हम जो भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे पर्सनल हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं या ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसमें यही है कि हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सोच समझकर उसमें हम उनको दें। जैसे ऑनलाइन पे आजकल एक साइट की कॉपी साइट बना दी जाती है, मिरर साइट जिसको बोलते हैं। तो इस तरह की साइट को ध्यान रखें, उसमें जो यूज़ हो रहे हैं HTTPS, उसको देखें कि HTTPS है या नहीं, तब जाके उस पर ट्रांजेक्शन करें। इसके अलावा इनको भेजने में ध्यान सतर्क रहें। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत फेसबुक, व्हाट्सएप, इन पे जो चलते हैं उनको फोटो शेयरिंग है, दूसरी पर्सनल शेयरिंग है, वो चीज़ें नहीं करें। उसमें भी देखें कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक है या नहीं, तभी उसका आगे उसको शेयर करें। इस्तेमाल करके हम उनसे बचे सकते हैं। साइबर जो हैकर्स वगैरह होते हैं वो हमारी जो
हमारी जो गतिविधियों उस पर वो नजर रखते हैं और जैसे ही उनको मौका मिलता है वो उस पर अटैक कर देते हैं। आपको तरह तरह के वो साधन अपनाते हैं जो हम सोच नहीं सकते हो। इसी तरह के अनुचित साधन उपयोग करके उसका इस्तेमाल करके हमें परेशान कर सकते हैं या हमारे फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकते हैं या हमें किसी भी तरह की प्रताड़ित कर सकते हैं। तो इसलिए हम सोच समझ के इंटरनेट के यूज़ करें और उससे लाभ उठाएं। थैंक यू। फिर एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा, ये कोई जरूरी नहीं होता कि कंप्यूटर साइंस के थ्रू ही जा रहा है वो ही आगे एआई की तरफ अपना फ्यूचर बनाएगा। आज चैट जीपीटी आपके पास अलॉट ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स हैं। आप अगर अच्छी प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सकते हैं। तो एक तरफ हम कहते हैं जॉब्स नहीं है और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हम जॉब के लिए कैपेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम हमारी कैपेबिलिटी में कमी रखते हैं। अगर आप कैपेबिलिटी डेवलप करें, समाज के साथ निरंतर पैरेलल चले तो आप एक्सेस कर सकते हैं अच्छी जॉब को और अच्छी लुक्रेटिव जॉब को जिसमें आपको अच्छी मनी मिल सके। तो इसके बाद सदा साहब प्लीज सदा साहब। ओके जी, तो आज का सेशन हम हिंदी में कंडक्ट करेंगे। इस सेशन का हाई लेवल गोल होगा कि प्रैक्टिकल एआई जो दुनिया में आ रही है, अगले 15-20 साल एआई का युग है, इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है और इस युग में हर देश अपने बच्चों को प्रिपेयर कर रहा है कि वो फ्यूचर के लिए रेडी हो। इस 30-40 मिनट के सेशन में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि जैसे बहुत बड़ी कंपनीज गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, जो सारी कंपनीज आप यूज़ करते हैं जिनके प्रोडक्ट्स एवरीडे, किस तरह के एआई स्किल्स ढूंढती हैं ताकि बच्चे किस तरह की तैयारी करें बल्कि जॉब्स के लिए। इसका बिगर पिक्चर भी हम देखेंगे कि आपके आसपास ये बहुत जगह यूज़ होती है। सेशन का मेन गोल होगा कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए कि आप एआई को सीख कैसे सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और इसके बाद मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि आपको एआई के कौन से प्रोग्राम्स रन करते हैं और कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है। कुछ हम रियल एग्जाम्पल ले लेते हैं डिस्ट्रिब्यूटिव एक्शन कैसे कर सकते हैं। फार्मर्स, बहुत सारे बच्चे फार्मर कम्युनिटी हमारे जिसे इंडियन बैट में ग्रो करते हैं उत्तर वाले बैट में, इस फार्मर्स के बच्चों को बहुत आसानी से समझाएं कॉम्प्लेक्स डिसीजन आज ह्यूमन्स ले सकते हैं, वो एआई भी ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी रियल एग्जाम्पल्स कि आपके आसपास जो भी आपको बेचा जा रहा है इंटरनेट पे, जो भी आपके सामने परोसा जा रहा है इंटरनेट पे, आप कौन सी वीडियोस देखेंगे, कौन से फ्रेंड सर्कल को लाइक करेंगे, डिसलाइक करेंगे इंस्टाग्राम पे, वो एआई के थ्रू कैसे चल, ठीक है। आपको एआई क्यों सीखनी चाहिए? आप किसी भी सेक्टर में जाना चाहें, एग्रीकल्चर हो, हेल्थ केयर, एनर्जी, फाइनेंस, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स, कोई भी सेक्टर आज उठाइए, वो सभी में एआई धीरे धीरे बढ़ रहा है। इनफैक्ट जो आगे फ्यूचर की जॉब्स आ रही हैं, जो आगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको ग्रो करना है किसी भी बिजनेस को, वो एआई के थ्रू ही ग्रो होता है। क्यों होता है इसके हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे आज। पर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहें, करना चाहें तो प्रैक्टिकल एआई के एक्सपर्ट बनेंगे तो आपका फ्यूचर एक तरह से एआई अभी स्टार्टिंग हो रहा है, तो फ्यूचर के एआई लीडर्स बनेंगे। हमारी कोशिश ये भी है कि इंडिया के बच्चे फ्यूचर एआई लीडर्स बने, ना कि हम यूजर्स बने। छोटे छोटे गाँव शहरों के बच्चे भी इसको एक्सपर्टनेस से सीखें ताकि आपको विदेशी कंपनियां सिर्फ एआई का यूजर्स नाम ना है, आप उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स बने। जो भी कैरियर्स आप देखते हैं आसपास, डेटा साइंटिस्ट के, डेटा इंजीनियर के, एआई इंजीनियर के, टेस्टर, बिजनेस एनालिस्ट, फोरकास्टिंग, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, एनएलपी इंजीनियर, ये सारे कैरियर्स अंडर द एक एआई एक्सपर्ट के कैरियर्स हैं। इनकी सैलरीज बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव में कई लाखों में है। हम खुद अपनी कंपनी में 50, 60, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ तक के पैकेजेस इंडिया में देते हैं। यूएस में इनकी सैलरीज मल्टी करोड़ में जाती हैं। तो अगर आपको वो भी टेंशन है कि फ्यूचर में कैरियर्स किस तरह के पिक करें, तो दिस कैरियर्स आर अमेजिंग। ये कैरियर्स एकदम फुल फ्लेश्ड कैरियर्स हैं। आपने अभी न्यूज़ सुनी होगी कि इसी हफ्ते फरवरी 10 की न्यूज़ है, मेटा जैसे फेसबुक ले ऑफ कर रहा है, बहुत सारे इंजीनियर्स को निकाल रहा है। बाद आप अगर न्यूज़ पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि वो एमएल इंजीनियर्स को हायर कर रहा है। वो बहुत सारे नॉर्मल इंजीनियर्स को निकाल रहा है, बट दे आर हायरिंग एमएल इंजीनियर्स एक्सपीरियंस। बहुत जल्दी इसको एमएल इंजीनियर्स चाहिए। तो ये ऐसी रोल है जिसमें हर कंपनी चाहती है कि उसको एक्सपर्ट्स मिले, एक्सपर्ट्स मिले। ये एक्सपर्ट्स की इंडिया में बहुत ज़्यादा कमी है, पूरी दुनिया में ही कमी है, हमारे इंडिया में और भी ज़्यादा कमी है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि बच्चे इसमें एक्सपर्ट बने। अगले जो 15-20 साल का जो युग आने
अच्छे लीडर्स बने। तो एआई है क्या? एआई की बहुत सारी डेफिनेशन आपको बुक्स में मिलेंगे, अलग अलग डेफिनेशन। आज मैं आपको डेफिनेशन देने वाला कर सकता है और कुछ टास्क में एआई हमसे बेटर भी है। तो ये डेफिनेशन दिखाती है कि आपको एआई कर क्या सकता है। तो आपको कभी भी सोचना हो कि क्या एआई कर क्या सकते हैं। जो भी कुछ आप कर सकते हैं हम एक आर्टिफिशियल ब्रेन बना देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है जो हमारे जितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट है वो सब कुछ वो कर सकता है जो हम और आप कर सकते हैं। जैसे कि वो हमारी तरह लिख सकता है, चैट जीपीटी हमारी तरह ऐसे ब्लॉग्स कोड भी लिख देता है। वो हमारी तरह बातें भी कर सकता है। टेक्स्ट टू स्पीच इंजन, स्पीच टू टेक्स्ट इंजन बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। आपने एलेक्सा के साथ कभी बातें की होगी, सीरी, एप्पल और गूगल नाम भी एग्जिस्ट करता है। हमारी तरह देख भी सकता है कि ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज, टेक्स्ट इमेजेस को रिकॉग्नाइज, ये सब कुछ ये बड़ी आसानी से कर सकता है, हमसे बेहतर कर सकता है। वो पैटर्न जनरेट कर सकता है, जैसे पेशेंट्स को कैंसर है कि नहीं है, डिसीजेस को अर्ली प्रिवेंट करना, ये सारी चीज़ें आज हो रही हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में एआई को यूज़ करते हैं। एम्स में भी एआई यूज़ किया जाता है कैंसर डिटेक्शन के लिए। यूएस के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी यूज़ किया जाता है डिसीज को अर्ली प्रिडिक्ट करने के लिए। आप सबने चैट जीपीटी यूज़ किया होगा बहुत सारे बच्चों ने। तो ये आज से सब कुछ आपके आसपास यूज़ हो रहा है। ये मतलब कोई आने वाली बात नहीं है, ये आज चलता है। आज मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ रिकमेंडेशन सिस्टम की, जो आप डेली यूज़ करते हैं जो ऐप्स को, उसमें एआई कैसे यूज़ होता है। तो आपको थोड़ा सा फ्लेवर मिलेगा कि आपके आसपास जो भी आप इंटरेक्शन करते हैं इंटरनेट पे या वेबसाइट्स को ब्राउज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अंडर द कवर एआई बहुत स्मार्ट एआई चल रहा होता है। जो आप यूज़र को आप किसी भी खाने वाली वेबसाइट पे हैं या ऑनलाइन आइसक्रीम तक की शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी आइटम्स आप खरीद रहे हैं, अंडर द कवर आपको एआई रिकमेंड कर रहा है। आप में से बहुत सारे बच्चे अमेज़न यूज़ जब आप अमेज़न यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपको रिलेटेड आइटम्स बता रहा होता है कि आप कौन सी आइटम्स खरीद सकते हैं। ये रिलेटेड आइटम्स भी एक रिकमेंडेशन सिस्टम एआई बना के बता रहा होता है कि आपने जो जो पास्ट में खरीदा, आपका सारा डेटा यूज़ करके वो बता देता है कि आपको मे बी बच्चों के खिलौने चाहिए या आपको ऑफिस फर्नीचर सेट करना है। जो भी आप एकदम उस टाइम पे लाइफ में जिस प्रोसेस से गो थ्रू करते हैं, एआई उसको बड़ी आसानी से समझता है आपके डेटा को यूज़ करके और वही चीज़ें बता रहा है। अमेज़न में जो ये चीज़ें बना रहे हैं, ये चीज़ें बनाने वाले के अमेज़न में जॉब्स की कमी नहीं है। आप जैसे जॉब सर्च करेंगे ऑनलाइन, अमेज़न के रिसर्च साइंटिस्ट, अप्लाइड साइंटिस्ट, ये सब चीज़ों की जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है। तो आप इन सब स्किल सेट को सीखिए जो स्किल सेट इस एआई को ड्राइव करते हैं, तो आपको कभी भी जॉब की कमी नहीं आएगी। आपने 15-20 साल तक इसी का युग है, इंटेलिजेंस की ही युग में मेंशन कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे तो राइट बार में आपको रिलेटेड वीडियोस दिखा देते हैं वीडियो कि कौन सी अलग वीडियोस आप पसंद कर सकते हैं। जैसे मैं अपना चैनल में ब्राउज कर रहा था तो बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस मेरे को बताता है। ये सारी वीडियोस भी एक अंडर एक एआई चल रहा है जो बता देते हैं कि मैंने पास्ट में क्या वॉच किया, मुझे किस तरह के वीडियोस, टेक्निकल वीडियोस पसंद आते हैं, तो वो फ्यूचर में उसी तरह के टेक्निकल वीडियोस मेरे को बताते हैं। आप सेम अगर गूगल पे बहुत सारी जॉब सर्च करें तो उसको बहुत सारे सीनियर साइंटिस्ट, रिकमेंडेशन सिस्टम के साइंटिस्ट चाहिए होते हैं, सेम एक्सपर्टीज के चाहिए होते हैं जो ये सब चीज़ें बना रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों बनाने के लिए उसको बहुत सारी जॉब्स चाहिए। ये बहुत सारी जॉब्स इंडिया में भी अवेलेबल है, यूएस, कनाडा, यूरोप सब जगह अवेलेबल है। आप सारे बच्चे बहुत सारे इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम में जैसे मैंने थोड़े दिन पहले की फोटो लगाई तो वो मुझे बताया है कि ये सब आप भी आप फॉलो कर सकते हैं, ये सब फॉलोवर्स आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ये भी एक एआई बना बता रहा है कि एआई मेरे को सजेस्ट कर रहा है कौन से नए फ्रेंड्स, कौन से पोस्ट मैं लाइक कर सकता हूँ, फॉलो कर सकता हूँ। इसमें अगर आप ये सब चीज़ें इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो आप जॉब सर्च करेंगे मेटा पे, इंस्टाग्राम मेटा ऑन करता है, फेसबुक ऑन करता है, इंस्टाग्राम को भी, तो आप देखेंगे बहुत सारे उसको इंटर्नशिप्स चाहिए, रिसर्चर्स चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए जो वीडियो रिकमेंडेशन, फील्ड रिकमेंडेशन बनाए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मशीन लर्निंग के जॉब्स में भी रिकमेंडेशन सिस्टम बना रहे हैं। ये सब सिंपल से एग्जांपल्स में नहीं, पर आप अमेज़न देखिए, गूगल देखिए, स्पॉटिफाई में अगर आप गाने सुनते हैं, बहुत सारे बच्चे आज के, आप नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते हैं तो आपको अगली वाली मूवी बता रहा होता है कि आपको कौन सी मूवीज पसंद आएंगी। आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं तो आपको बता रहा होता है कौन से फ्रेंड्स पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये सब चीज़ें एक बहुत स्मार्ट एल्गोरिथम से कंपनीज में बनाए जाते हैं जो बता रहे होते हैं, और इन सब स्मार्ट एल्गोरिथम्स को बनाने के लिए उसको एआई एक्सपर्ट्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, रिकमेंडेशन सिस्टम्स के इंजीनियर चाहिए, एआई टेस्टर्स चाहिए। तो इस सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मार्केट में। इन सब चीज़ों को आप सीखते हैं, इसका मोस्टली आपको डेटा से लर्न करना सीखते हैं। इन सब चीज़ों को सीखने में फ्यूचर के जॉब रोल्स बहुत ज़्यादा
बीबीसी में जैसे ये मैं आर्टिकल सर्च कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्रीकल्चर में क्या करता है, तो बहुत सारे आर्टिकल्स मुझे बता रहे हैं कि एआई एग्रीकल्चर के अलावा ब्लड टेस्ट में यूज़ होता है, डायबिटीज पेशेंट्स में यूज़ होता है, ड्रग डिस्कवरी में यूज़ होता है। ये सब आर्टिकल्स भी जो बीबीसी बता रहा है वो सब एआई खुद ही सर्च करके मुझे दे रहा है। तो जो भी आर्टिकल बीबीसी सजेस्ट करता है, रिकमेंड करता है, वो भी एक एआई अंडर द हुड चल रहा है। मतलब आप जर्नलिस्ट में जाना चाहें तो बीबीसी जैसी कंपनीज को भी एआई एक्सपर्ट्स की जरूरत है। इनफैक्ट जिस एग्जांपल से हम बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हम फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ये कुछ राइस के खेत है मेरे अपने पंजाब में, तो बहुत सारे फार्मर्स को भी ये क्वेश्चन होता है कि मैं कौन सी और क्रॉप ग्रो कर सकूँ, मैं राइस तो उगाता हूँ और क्या उगा सकता हूँ मेरी ज़मीन पे। तो बहुत सारी सॉइल प्रॉपर्टीज, वेदर प्रॉपर्टीज को यूज़ करके एआई ये भी बता देता है कि कौन सी क्रॉप्स फार्मर ग्रो कर सकता है। सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं, ये हर हमारी ज़िंदगी के डिसीजन मेकिंग में धीरे धीरे आ रहा है, हेल्प कर रहा है। जैसे अगर आप इसको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पीएच, रेनफॉल की प्रॉपर्टीज देंगे तो ये फार्मर्स को बता देता है, क्योंकि आप वाटरमेलन भी ग्रो कर सकते हैं प्राइस के अलावा। तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन बनी हुई हैं, जैसे गिटहब का लिंक डाला है मैंने, जो बताता है कि जैसे ये इस तरह के एआई कैसे बनता है। तो फ्यूचर जो आ रहा है उसमें एआई कंपनीज में बढ़ रहा है, जर्नलिज्म में बढ़ रहा है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनफैक्ट फार्मर्स। तो बजाय बड़ी बड़ी कंपनीज ये सॉल्यूशंस हमको बेचें, हमारे काफ़ी टीम का गोल रहता है कि एआई एक्सपर्ट्स हमारे स्टूडेंट्स भी बने, वो भी ये सब चीज़ें सीखे कैसे बनती हैं, ताकि वो फ्यूचर में कंपनीज का हिस्सा भी बने और खुद अपनी कंपनीज भी चलाने का काबिल। हमारे बहुत सारे प्लांट्स को बहुत तरह के डिसीजेस होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। आप फ़ोन से फोटो खींचे तो आप एआई बना सकते हैं जो बता देगा कि प्लांट को क्या डिसीज़ है। जैसे टोमेटो की फोटो खींचे तो वो बता देगा इसको टोमेटो स्पाइडर माइट्स है। बहुत तरह की डिसीजेस वायरल, फंगल, प्लांट्स में भी एग्जिस्ट करती हैं, जो जैसे ह्यूमंस की डिसीजेस हमको ज़्यादा पता होती हैं, बट एक प्लांट एक्सपर्ट्स को डिसीजेस प्लांट्स की पता होती हैं। अब प्लांट्स एक्सपर्ट्स हर गांव में हम नहीं दे सकते, बट एआई और फ़ोन सबके पास दिए जा सकते हैं। इसमें होता ऐसा है कि आप ये लीव से आप एक एआई मॉडल, एक आर्टिफिशियल ब्रेन ट्रेन करते हैं और फाइनली वो प्लांट डिसीजेस प्रेडिक्ट करना सीख जाता है। ये हम सारी चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं कोर्सेज में कैसे करना है। ये सब रियल डेटा प्लांट्स का अवेलेबल है ऑनलाइन। ये हम जैसे कलेक्ट करके रिसर्च साइंटिस्ट अवेलेबल करवा देते हैं। ये चैलेंज का हिस्सा है, इस डेटा सेट के बारे में आपको ज़्यादा चैलेंज पे पता चल जाएगा। बट इस सब से हम एक सिंपल सी, जैसे जो एआई यहाँ पे एग्जांपल है, मैं अभी ट्रेन नहीं करने वाला, बट ये बच्चों को हम ट्रेन करना सिखाते हैं। ये 10-15 मिनट में आप एआई ट्रेन कर सकते हैं, जो बड़ी हाई एक्यूरेसी से, लाइक 85% और मोर एक्यूरेसी से बता देता है कि इसको टोमेटो स्पाइडर डिसीज है, इसको बैक्टीरियल डिसीज है, इसको पोटैटो लेट ब्लाइट डिसीज है, इसको टोमेटो लीफ मोल्ड डिसीज है। ये सभी डिसीजेस की फिर मेडिसिन क्या होगी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कितने बरतने चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑप्शंस क्या है, ये सारी चीज़ें आगे की जा सकती हैं। ओके, ये सब चीज़ें हमने काफ़ी की हैं। जैसे ये मेरा रिसर्च पेपर आपको जो दिख रहा है, जिसमें हम एआई अमेरिकन फॉर्म्स में यूज़ कर रहे हैं। ये एक लैब में सेटअप है, बट ये रियल फॉर्म्स में बाद में चलाते हैं कि वो वीड डिटेक्ट कर सकता है कि कहाँ प्लांट्स है, कहाँ वीड है। एआई उसको रोबोट को कंट्रोल भी करता है और फाइनली वीडिसाइड वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो जो फ्यूचर आ रहा है उसमें हम धीरे धीरे ये सारी जॉब्स ह्यूमन से छीन के एआई को दे रहे हैं। आप भी इस फील्ड में आगे बढ़िए, एआई के एक्सपर्ट्स बनिए, इन सब चीज़ों को एक्सपर्ट्स बन के सीखिए। ये सब चलता है कैसे, इसका डेमो आपको ऑनलाइन ये गिटहब पे जैसे वेबसाइट पे मिल जाएगा कि ये हम कैसे बनाते हैं, कैसे चलता है। कंक्लूजन इस टॉक का ये है कि आप बड़ी कंपनीज को देखिए, आप आसपास प्लांट्स, इंजीनियर्स, लाइक फार्मर को देखिए, कुछ भी देखिए, आप डॉक्टर्स, लॉयर्स, कुछ भी देखिए, उसमें एआई उनके जॉब्स को धीरे धीरे हेल्प कर रहा है, उनके जॉब्स को धीरे धीरे रिप्लेस भी कर रहा है। जहाँ पे आपको लाइक एक कंपनी में 100 इंजीनियर चाहिए थे, आज आपको 1-2 इंजीनियर और एआई से ही सारा कुछ हो रहा है धीरे धीरे। इन सब चीज़ों को आप सीख कैसे सकते हैं, इसके लिए हम प्रोग्राम रन करते हैं। जैसे हमारे पास अभी 77 डिफरेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन है। मोस्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन पंजाब, हरियाणा और इस बेल्ट से है, दिल्ली बेल्ट से, क्योंकि यहाँ पे मैंने इन पर्सन ओरिएंटेशन बहुत किए हैं। बट हमारे रजिस्ट्रेशन लाइक बेंगलोर, मुंबई, पटना, नागपुर, सारे इंडिया से हैं और 77 डिफरेंट सिटीज़ है। 450+ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो एआई की रेगुलर क्लासेस लेते हैं। और ये लाइक सर ने आपको बताया, बहुत सारी क्लासेस हम ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट करते हैं बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे जो अफोर्ड भी करते हैं, बहुत मिनिमल चार्जेस लिए जाते हैं, बट गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए हम टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं विद एनजीओ सपोर्ट्स एंड सपोर्ट्स फ्रॉम लाइक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारा दिल यही है कि बच्चे एआई एक्सपर्ट्स बने। आप इन क्लासेस के लिए रजिस्टर भी कर सकते हैं, सर के पास ये पोस्टर है। बहुत सारी क्लासेस, 4-5 क्लासेस हम ऑलरेडी काफ़ी कंडक्ट कर चुके हैं, जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, बच्चे उनको देखते हैं। ये क्लासेस
बहुत आसानी में इंग्लिश पंजाबी में दी जाती हैं ताकि बच्चे इनको समझे भी। तो दिस इज़ माय लास्ट स्लाइड, मैं यहीं रुकता हूँ। इसके बाद अगर बच्चों के पास कोई क्वेश्चन है तो मैं उनको आंसर कर सकता हूँ। किसी बच्चे ने कोई प्रश्न पूछा? आप में से कितने बच्चे अपनी चैट जीपीटी वगैरह को यूज़ करते हैं? मेरे को हैंड रेज करके थोड़ा बताइए। स्टैंडर्ड यूज करता हो, कोई प्रश्न पूछना हो यही से संबंधित तो प्लीज रेज कीजिए अपना हैंड। बहुत कम बच्चे यूज़ करते हैं। कितने बच्चे चैट जीपीटी बनाना सीखना चाहते हैं? वो मेरे को हैंड रेज करके बताइए। यहाँ कुछ बच्चे रेस कर रहे हैं। तो हमारी क्लासेस में हम ये बहुत आसानी से बताते हैं कि आप चैट जीपीटी कैसे बना सकते हैं, ये कैसे बना सकते हैं। आप इनके कुछ ओरिएंटेशन वीडियोस ज्वाइन कीजिए और आप भी इन सबको आगे सीखिए। परमजीत सिंह जी, माय लेक्चर इज ओवर, दिस वाज ऑल आई हैड टू से। धन्यवाद जनाब। संता साहब, मैं बेनती करना चाहूँगा, बहुत बहुत मेहरबानी तुसीं साडे नाल जुड़े। बच्चों, जो इनके इन्फॉर्मेटिव लेसन्स हैं या जो लिंक्स हैं वो आपके जो स्कूल के कॉलेज के ग्रुप हैं उनमें हम शेयर कर देंगे फर्दर। तो आप इनकी ऑनलाइन फ्री कोर्सेज हैं उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और जो पेड कोर्सेज हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैक्सिमम ऐसे हैं जो बड़े नॉमिनल प्राइसेस के ऊपर, इवन जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं जो मैथ में अच्छी पकड़ रखते हैं वो बच्चे भी इस तरफ आ सकते हैं। तो लाइफ में कभी भी कहीं भी आप एक नए पाथवे को चूज़ कर सकते हैं। मेरे ओपिनियन में आज संता साहब हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं तो इसका अपना भविष्य में हम अच्छा उपयोग करेंगे। थैंक यू संता साहब। इस तरह हम यही आई थिंक इसको सॉल्व कर देंगे आपको। और नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमारे पास अपने सुपाल परविंदर हैं। परविंदर सिंह जी एट प्रेजेंट CUT सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे सुशोभित हैं और IIT जोधपुर से उनकी मास्टर्स है और PhD उनकी IIT जोधपुर से है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर एट प्रेजेंट वर्क कर रही हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग भी बराबर का ही इतना ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, परंतु आपसे जो आज आई वो चर्चा करने जा रहे हैं वो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर करेंगे। तो ज़्यादा आपका समय हम नहीं लेंगे। मैं एक गल थोड़ी पंजाबी चर्चा करना चाहूँगा। मेरी बच्ची है 6वीं और 5वीं क्लास के अंदर, तो कई बार मैं इनको जब लिटिल बिट पढ़ने के लिए किसी चीज़ के लिए डांटता हूँ तो अक्सर आजकल बच्चे आगे से आर्ग्यू करते हैं। जैसे भी मैंने देखा बच्ची ने मैडम से आर्ग्यू किया, भाई जी सानू क्यों लड़ते हो? बात तो बड़ी सही, तुम क्यों लड़ते हैं? लड़ते पीछे कारण होता है। मेरा बेटा छोटा है काफ़ी, तो वो दोनों से आया एज काफ़ी गैप है, तो मिट्टी चकता है, मिट्टी नाल खेड़ता है, कई बार उत्ते भी पा लेंदा है। एक ट्राली ते ट्रैक्टर है वो चलाई करता भजाई करता सारी दिहाड़ी हो। ठीक है, मैं क्या अपना जमा निक्का है जिन्होंने ना लड़ना तो गलती करूँगा सट खा सकता है। भी तो सियाणियां हो गई, थोनू तो मेरी लड़न की समझ है, तो लड़ता मैं इनू भी हाँ, तो आकड़दा तो कोई भी बराबर, जवाब तुसी भी आकड़दे तुसी भी बराबर। इहदा रीजन पता है कि जो एज गैप होता है, इस गैप च सानू पढ़ के बोलना पै रहा है कि भाई पढ़ लो। कमाल की गल दसां, हुण एक होर एग्जांपल देना पढ़न दे विच। काफ़ी बार आपां जुड़ चुके अपने नाल, ठीक है, पहले सब 2 मिनट में लूँगा। थोड़े टाइम पहला अफगानिस्तान के अंदर सरकार बदली, मैं सही लफ्जी बात करती है ना, मैं धक्का वर्ड नहीं कहूँगा, तालिबान आ गया। आते सारी उन्होंने की किया, कुड़ियों की पढ़ाई बंद कर दी। ठीक है, कुड़ियों की पढ़ाई बंद कर दी, कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद कर दी। आज IT सेमिनार का एक आयोजन किया जा रहा है, इसलिए जो भी व्याख्याता में फ्री है। हाँ, और उन्होंने पढ़ाई बंद कर दी। कुड़ी ने पता की किया, अपोज करूँगी तो उन्होंने बोलता AK-47 है मार जाएंगे। उन्हें बड़ा सौखा काम चक्या, उन्हें एक नोटिस बोर्ड से लिखा, एक गत्या चक्या, उन्हें चिट्टा पेज लाया, उनते लिखा उर्दू च इकरा, अलफ कक्का रारा ते आदियां बड़ी मात्रा आप कह दिए ला दी। इकरा लिख के तालिबान के हैडक्वार्टर के मूहरे जाके खड़ी हो गई। तालिबानी आए, मीडिया आया, फोटोआं खिंचियां, खिंच के चले गए, कुड़ी नूं दाड़ता, 1-2 दिन रिलीज भी करना पे इंटरनेशनल प्रेशर पे आउंदा ते। हुण तुहानूं पता इकरा दा मतलब की है? दुनिया के बहुत पैगंबर आए, एक शेर भी है शायद छोटा छोटा जो मुझे याद हो गया, हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। यानी हजारों पैगंबर आ चुके हैं पर बंदा हजे भी भटकी जाता है। रब भालदा है, ये शांति भालदा है, ये मैडिटेशन भालदा है, एटसैट्रा एटसैट्रा। मुहम्मद साहब जो इस्लामिक पैगंबर बने या जो उन्होंने इल्हाम होया, ठीक है,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕੀ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਕਰਾ। ਹੁਣ ਇਕਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ 22ਵੇਂ ਲੈਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਲਿਟਰਲੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ? ਕੁਰਾਨ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਖਰਕਾਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਠਮੁੱਲਾਪਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਠ ਮੁੱਲਾ, ਕਠ ਮਤਲਬ ਲੱਕੜ, ਮੁੱਲਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਦਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਜਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰਿਜਿਡਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਜਿਡਨੈਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਧਰਮ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੱਚਿਓ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਂਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੂਰੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਵਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸ਼ਵਰਿਆ PhD ਵੈਸ਼ਵਰਿਆ ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਕਮਾਲ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੰਨਿਆ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਦਾ ਹੀ ਔਖੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਦਾ ਹੀ ਔਖੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਐਪਲ ਦੇ ਫੋਨ ਦਿੰਦੇ 1,10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ 20,000 ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਓ, ਖਿੜ ਜਾਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਰੀਲਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਕਸੈਸ ਹੈ, ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੈਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣ, ਉਨੇ ਸੋਚੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ BBC ਤੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਗੈਜਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਕ ਹੈ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਖੇਡਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੇਪਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਨਾ ਪਾ ਦੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬੈਠੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਲਿਟਰਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋਗੇ ਤੇ ਜਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਬਣਨਾ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕੁਈਨ, ਐ ਨਹੀਂ ਰੀਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਲਾਡੀ, ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ। सर आवाज आ रही? ओके सर, सबसे पहले मैं आप सभी को जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है NIC से डॉक्टर परमजीत सिंह, अजय मेहता जी, मैं सबको थैंक्स बोलता हूँ, उन्होंने मेरे को इनवाइट किया यहाँ पे आपके रूबरू होने के लिए। दूसरा ये है कि आज जैसा सर अभी बता रहे थे कि 500 साल पहले गुरु नानक देव जी ने एक बात कही थी कि जो सृष्टि है इसकी रचना अनहद नाद से हुई है। और अनहद नाद क्या है? एक वॉइस है, एक साउंड है। इसको हम नहीं समझ सकते, लेकिन डी ब्रोगली जो साइंटिस्ट था उसने इसको समझा और उसने कहा कि कोई भी मटेरियल है, इसकी ड्यूल नेचर होती है, वो जब हम उसको न्यूड आइज में देखते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देखते हैं, तो वो हमारे लिए एड पार्टिकल है। और जब हम उसको छोटा करते जाते हैं, सब ऑटोमिक लेवल पे ले जाते हैं, तो वो एड वेव है। और जो क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ, तो पहले तो जब मेरे को कल लेक्चर के लिए इनवाइट किया गया, तो मैंने सोचा कि मैं आपको क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर मेरे को पता लगा कि जो ऑडियंस है वो जर्नल है, तो मैंने कहा कि हम पूरा साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस पे काम करें। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी हम घर से निकलते हैं तो हमारे लिए ड्राइविंग करते हैं, हमें पता है कि हम एक्सीडेंट हो जाएगा, हम मर सकते हैं। क्या हम ड्राइविंग करना छोड़ देते हैं? ऐसा नहीं है। हम कुछ प्रिकॉशंस रखते हैं कि हमें ड्रिंक करके नहीं चलाना है, हमें ज़्यादा ओवर स्पीड नहीं करना है, हमें ट्रैफिक नियम्स जो है रूल्स हमको फॉलो करना है। सिमिलरली जब हम नेटवर्किंग में आ गए हैं, कंप्यूटर नेटवर्क
के थ्रू हम ऑल वर्ल्ड से जुड़ गए हैं इंटरनेट के थ्रू, तो हम इंटरनेट को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। तो जो कौम, जो समाज जो चेंजेज हो रहे हैं उसको अगर अडॉप्ट नहीं करता, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करता तो वो बिखर जाता है। तो हमें इनको अडॉप्ट करना है, लेकिन अडॉप्ट करते वक्त हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, किस तरह के अटैक होते हैं साइबर सिक्योरिटी में, किस तरह की केस स्टडी होती है। इनको देखते हुए हमें क्या करना है कि अवेयर होना है और प्रिवेंशन लेने हैं। तो मैं लेक्चर शुरू करने से पहले आपको कुछ केस स्टडी बताता हूँ कि सबसे पहले जो केस स्टडी है वो मेरे घर की है। मेरे जो सिस्टर हैं वो डॉक्टर हैं और उनकी अभी पोस्टिंग डूंगरपुर में है। तो उनका क्या था कि वो हमेशा सोशल मीडिया पे अपडेट करती थी कि आज मेरे पापा का बर्थडे है, आज मैं यहाँ गई हूँ, ये मेरा पोस्टिंग पैलेस है, आज मैं इतने मरीज को चेक किया, यूपीडी गैस है। तो वो लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर वो यहाँ घर आई हुई थी, तो उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला कि मैं घर जा रही हूँ। तो जो अटैकर था, जो ईव था, उसको पता लग गया कि ये आज घर गई हुई है। तो उसने क्या किया, इवनिंग टाइम में उसको फ़ोन किया और फ़ोन करके, क्योंकि उसके पास सारी डिटेल थी कि ये डॉक्टर है, इसके पापा का नाम ये है, सब है। तो उसने उनको कहा कि आप बलदेव सिंह की डॉक्टर हो? वो बोली यस। तो उसने कहा कि आप डॉक्टर हो ये क्या? हाँ, मैं डॉक्टर हुई हूँ। तो उन्होंने क्या, आपके पापा जी घर पे हैं क्या? तो उसने कहा नहीं, पापा जी वो भी घर पे नहीं है, वो कहीं गए हैं। मैं और पापा जी दोनों खेत गए हुए थे। तो अब क्या हुआ कि उसने उसको बोला कि मैंने आपके पापा को 3000 रुपया देना था। तो उन्होंने बोला था कि मेरी बेटी के फ़ोन पे भी या गूगल पे पे आता है। तो उसने क्या किया कि उन्होंने कहा ठीक है डाल दो आप, सिस्टर ने ये बोला। तो जो अटैकर था उसने क्या किया, 30,000 का एक मैसेज भेज दिया, टेक्स्ट मैसेज कि 30,000 रुपये आपके अकाउंट पे क्रेडिट हो गए। और फिर वापस से फोन किया, बेटा गलती से मैंने 3,000 के साथ 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया और आपके अकाउंट पे 30,000 आ गए हैं, मैंने 3,000 ही भेजा। अब वो तो पूरी तरह फेथ में थी कि ये मेरे पापा के फ्रेंड हैं, तो उसने सारी इन्फॉर्मेशन पहले शेयर की थी। तो उसने कहा कि आप वापस भेज दो, मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, तो अगर आपने नहीं भेजा तो हमें दिक्कत हो जाएगी। उसने क्या किया, कई सारे ट्रांजैक्शन करवाए, हर बार बोलता रहा कि आपका फेल हो रहा है, लेकिन वो रियल में सक्सेस हो गए थे। और क्या हो रहा था कि इनबॉक्स में इतने मैसेज आ रहे थे वो पढ़ नहीं पा रहे थे, जो रियल SBI का मैसेज था। तो उसने इस टाइप से 52,000 रुपीज वहाँ पे ट्रांसमिट कर दी। अब जिसका ब्रदर साइबर सिक्योरिटी में काम करता है और कंप्यूटर साइंस की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उसकी सिस्टर के साथ भी ये घटना हो गई, तो हम तो नॉर्मल पर्सन है, हो सकता है। और उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया, 80 लाख का प्रोजेक्ट था, और उस प्रोजेक्ट की डीलिंग हुई, उन्होंने कंप्यूटर वगैरह डिवाइसेस खरीदे। तो एक दिन उनके पास मैसेज आया, कॉल आया कि आपने जब डीलिंग किया, जब आपने रिक्रूटमेंट किया है अपने स्टाफ का, तो आपने करप्शन किया। तो उसको इस टाइप से हैंडल किया कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देकर उसको बोला गया कि आपने ये करप्शन किया, और उनको एक डिजिटल अरेस्ट में ले लिया और उनको बोला कि आप ये सिम आपके पास पहुंच जाएगी, भाई कोरियर उनके पास सिम आई, आपको इसी सिम को आपको यूज करना है और किसी से बात नहीं करनी। तो वो IIT प्रोफेसर से उन्होंने 90 लाख रुपया डिजिटल अरेस्ट की फॉर्म में फ्रॉड किया, जो कि खुद कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे। उसके बाद क्या हुआ कि इसी टाइप से कई बार हम सोचते हैं कि हम तो बहुत प्रिकॉशंस रखते हैं, हम किसी को अपना मैसेज शेयर नहीं करते, हम किसी के साथ अपना OTP शेयर नहीं करते। तो जो थर्ड केस की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे एक रिटायर्ड कर्नल थे, जो कि गाँव में रहते हैं और उनके जो बच्चे हैं वो पूना के अंदर कोड करते हैं। बच्चों ने पापा को समझाया कि किसी का फोन आए क्या आपको अटेंड नहीं करना, किसी का मैसेज आए आपको मैसेज पे रिप्लाई नहीं करना, आपको किसी के साथ OTP शेयर नहीं करना। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि उनके अकाउंट से 3 लाख रुपया विड्रॉ हुआ। तो जब उनको पता लगा तो उन्होंने अपने बेटे से बात की, उन्होंने कहा कि आपने किसी से OTP शेयर किया होगा या आपने अपना ट्रेडिशनल जो पासवर्ड ID था वो आपने दिए होंगे। उसने बोला कि बेटा मैंने ऐसा किसी के साथ कभी भी नहीं किया। तो ऐसा कैसे हुआ? तो जब वो साइबर सिक्योरिटी सेल में वो इन्फॉर्मेशन गई तो ये हुआ कि वो जो डेटा जो पैसा था वो E-QSIC से निकाला गया था। E-QSIC के साथ उन्होंने साठगांठ करी, उसको कुछ पैसे दिए और बाकी पैसा उन्होंने अटैकर ने चुन लिया। अब E-QSIC से निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आधार वेरिफिकेशन चाहिए। और आधार वेरिफिकेशन कैसे होता है, हमारी
फिंगरप्रिंट, थंब इम्प्रेशन। अब उस कर्नल का उसके पास कैसे आया, ये क्वेश्चन था अटैकर के पास कैसे। हुआ ये था कि कुछ 6 महीने पहले कर्नल के घर पे एक टीम आई जिसने कहा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज का फ्री के अंदर चेकअप करने आए हैं, मेडिकल चेकअप। आपकी सारी रिपोर्ट की जाएगी, आपका ब्लड सैंपल लिए जाएंगे और उसके बेस पे ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा। तो उसने क्या किया, अपना ब्लड भी दिया। जब सब कुछ हो गया उन्होंने कहा कि अब आपका रजिस्ट्रेशन करना है, इसके लिए हमें फिंगरप्रिंट देगा। तब उसने अपने थंब इम्प्रेशन उनको दे दिए और 6 महीने बाद उसी थंब इम्प्रेशन का यूज उन्होंने उसके अकाउंट में से पैसे निकालने के लिए किया, जबकि उसने कोई ओटीपी शेयर नहीं किया, कुछ भी शेयर नहीं किया। वो जो घटना हुई जिसका मैं आपको जिक्र करता हूँ, ये नोएडा की एक घटना थी जिसके अंदर क्या हुआ कि एक लेडी थी, वो डिवोर्सी थी, अपनी बेटी के साथ रहती। तो जब भी वो इवनिंग में आया करे, शाम को जैसे ही वो टीवी ऑन किया करे तो टीवी के ऊपर ऑब्जेक्शनेबल वीडियो चला करे, पॉर्न टाइप की वीडियो चला करे। वो बड़ी परेशान हुई, बेटी मेरे साथ है, जब भी टीवी ऑन करे उसको कुछ अपने इस तरीके के मैसेज या कुछ इमेजेज आया करे। तो उसने कंप्लेन किया, जांच हुई तो पता लगा कि ना तो केबल से कुछ ऐसा आ रहा था, ना टीवी में कोई ऐसी डिवाइस लगी हुई थी। अब क्वेश्चन ये था कि टीवी पे ये मैसेज कैसे आ रहे हैं। तो जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे उन्होंने फाइंड किया कि ये ब्लूटूथ के थ्रू आ रहे हैं। अब ये था कि ब्लूटूथ से कनेक्ट कौन है। जब उसको फाइंड किया तो पता लगा कि उन्हीं के फ्लोर पे एक लड़का रहता था, उसने ब्लूटूथ से उनके टीवी को अटैच किया और ऑब्जेक्शनेबल मैसेज और मटेरियल उनके टीवी की स्क्रीन पे वो भेज रहा। तो इस टाइप से हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं। तो इसलिए हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए और उसके बारे में हम उससे कैसे बच सकते हैं और किस तरीके के साइबर लॉबिंग इंडिया में यूज होते हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो मैं अपना लेक्चर अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अगर लंबा खिंच जाए तो मेरे को इंटरप्ट कर दीजिए, है ना। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। क्या हो, तो सबसे पहले हम पता होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। तो इसका अर्थ है सिक्योरिटी ऑफ साइबर स्पेस। अब क्वेश्चन आया कि ठीक है सर, सिक्योरिटी तो हमें पता लगा, साइबर स्पेस क्या होता है। साइबर स्पेस होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क। इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब हमारी डिजिटल डिवाइस है, चाहे वो फोन है, चाहे वो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, और नेटवर्क मीन्स हमारा इंटरनेट। इस सबको साइबर स्पेस कहते हैं और इस सिक्योरिटी की साइबर सिक्योरिटी बोला जाता है। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द नेटवर्क। तो साइबर सिक्योरिटी में हम बात करते हैं उन टेक्नोलॉजी की, उन प्रोसेस की, उन प्रैक्टिस की, उन प्रोटोकॉल की जो हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक, डैमेज और अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब हम जब साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे एरिया हैं। इनमें से पहला एरिया जो है जो अभी संदीप सर ने डिस्कस किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम बोलते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है या हमारे जो रोबोट है वो ह्यूमन लाइक बिहेव करे, उनकी जो डिसीजन पावर है वो इंटेलिजेंट बीइंग की तरह है। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड की गई है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। तो हम जितना भी अभी हमारे पास जो डिवाइसेज आ रही है वो सारी की सारी कहती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। दूसरी जो अभी लीडिंग एज का है हमारे कंप्यूटिंग का, वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मीन्स ये है कि जितनी भी डिजिटल डिवाइस हैं उनको आपस में इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 5 बजे मेरी यूनिवर्सिटी से जाना है तो 5 बजने से 10 मिनट पहले मेरी कार स्टार्ट हो जाए, उसका AC स्टार्ट हो जाए। जैसे मैं बैठूँ, मैं कार में बैठूँ, ऑटोमेटिक जो ड्राइविंग के थ्रू चले। जैसे मैं घर बैठूँ, घर पहुँचने से पहले मेरे रूम का AC चल जाए, मेरी जो केटल है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए और मेरी चाय भी तैयार हो जाए। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि सारी की सारी जो डिजिटल डिवाइसेज हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। जब सारी की सारी डिवाइसेज डिजिटली कनेक्ट हो गए तो हमें सिक्योरिटी कंसर्न भी रहेगा। जैसा आपने अभी देखा था, इजराइल ने क्या किया, एक साथ सभी के सभी जो पेजर थे, हमास के पेजर थे जो लोगों के पास, उसमें अटैक किया। इसलिए हमें सिक्योरिटी की इंटरनेट में भी रिक्वायर है। दूसरी जो सबसे
सबसे नई टेक्नोलॉजी है वो है मेटावर्स का मीन्स क्या है, वर्चुअल रियलिटी। इसमें क्या होगा कि हम हमारे जैसा ही वर्चुअल डमी बनेगा जो हर तरह का काम करेगा, हमें फीलिंग ऐसे आएगी कि हम ही कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आया कि सिक्योरिटी कैसे करेंगे। तो अभी लेटेस्ट केस हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 4 दोस्त थे और उनके साथ उनके एक लेडी भी थी। तो वो 5 दोस्त ने एक वर्चुअल टूर बनाया कि हम पिकनिक पे जा रहे हैं। वो अपने अपने घर में बैठे हैं, उन्होंने वो वर्चुअल वेयरेबल डिवाइस पहना हुआ है, तो उनको फील हो रहा है कि हम पिकनिक पे गए हैं। और वहाँ पे जाके क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद वो चारों वर्चुअली उस लड़की का रेप कर देते हैं। उसको फील होता है कि शायद मेरे साथ ओरिजिनल फॉर्म में ही रेप हो रहा है, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियल में हो रहा है। तो अभी वो कोर्ट में केस कर रहा है रिलेटेड टू दिस लेबर लॉ नहीं थे ऑस्ट्रेलिया में। तो इस टाइप से आने वाले टाइम में वर्चुअल सिक्योरिटी पे भी वर्चुअल वर्ल्ड में भी हमें सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। फर्दर क्या है कि अभी तक हम यूज कर रहे थे सेंट्रलाइज्ड डेटा सेट। उस डेटा सेट में क्या होता था कि अगर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पे अटैक हुआ तो हमारे का पूरा डेटा हमारा क्या हो सकता था, डिस्ट्रॉय हो सकता। इस चीज से बचने की नई टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन बोलते हैं। और ब्लॉकचेन में क्या था कि जो नोड बनते हैं वो डेटा को हैश फॉर्म में शेयर करते हैं। और इसका लेटेस्ट एग्जांपल बिटकॉइन की बात करते हैं। मैकेनिकल फिनोमेना इन कंप्यूटिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने लगे। तो जो टास्क क्लासिकल कंप्यूटिंग में इम्पॉसिबल थे, जैसा कि इतनी बड़ी ये लार्ज जो नंबर है इसको मैं इसके प्राइम फैक्टर में डिवाइड नहीं कर सकता किसी भी क्लासिकल सुपर कंप्यूटर, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर इसको इन फैक्टर में डिवाइड कर सकता है। तो जो हमारी इंटरनेट सिक्योरिटी थी वो सबकी सब इंटरनेट सिक्योरिटी पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम पे डिपेंड करती है। अब अगर क्वांटम कंप्यूटर आ गए तो हमारा पूरा सिक्योरिटी सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए साइबर सिक्योरिटी जो एरिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। हमें इस एरिया में का इंफॉर्मेशन हमारे पास आना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारे पास एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सेंडर और रिसीवर किसी भी एक मीडियम से जुड़े होते हैं, चाहे वो कोएक्सियल केबल है, चाहे टेरेस्ट्रियल केबल है, चाहे वो फाइबर ऑप्टिक है। और जो मैसेज है वो सेंडर से रिसीवर की तरफ ट्रांसफर किया जाता है। और इस ट्रांसमिशन के दौरान हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना होता है। उन सेट ऑफ रूल्स को हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब जब कम्युनिकेशन होता है तो हमारे पास जो सिक्योरिटी है उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो अटैकर है वो हमेशा उसी को टारगेट करेगा जो हमारा सबसे वीकेस्ट लिंक होगा हमारी चैन। अगर हमारा नेटवर्क कमजोर है तो वो नेटवर्क पे अटैक करेगा। अगर हमारा हार्डवेयर कमजोर है तो वो हार्डवेयर पे अटैक करेगा। अगर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी की कमी है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे अटैक करेगा। अगर हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कमी है तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे अटैक करेगा। और अगर हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, इनमें कोई दिक्कत है तो वो क्या करेगा, पेरिफेरल डिवाइस के थ्रू अटैक करेगा। तो इसलिए जब सिक्योरिटी थ्रेट्स आते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं प्रिवेंट करने के। तो अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, अगर नेटवर्क पे अटैक होता है तो हमें नेटवर्क सिक्योरिटी चाहिए। अगर हमारा हार्डवेयर पे अटैक है तो हमें हार्डवेयर सिक्योरिटी का पता होना चाहिए। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर में अटैक है तो सिस्टम सिक्योरिटी का। अगर एप्लीकेशन लेवल पे सिक्योरिटी की बात करें तो हमें वेब सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, डीबीएमएस सिक्योरिटी इनकी रिक्वायरमेंट है। और अगर पेरिफेरल के अटैक की बात करें तो हमें एम्बेडेड सिस्टम सिक्योरिटी की बात करनी पड़ेगी। तो इस टाइप से जो हमारा सिक्योरिटी है वो मेजरली 5 कैटेगरी में डिवाइड होता है, जिसमें एक वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबिलिटी में हम एप्लीकेशन लेवल की वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी की बात करते हैं, या यूजर लेवल पे जो अटैक होते हैं उनकी बात करते हैं। ऐसे हमारे पास थ्रेट्स भी हैं, हमारे पास रिक्वायरमेंट भी है। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, हमारा डेटा में कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, नॉन रिप्यूटेशन होना चाहिए। और सिमिलरली हमारे पास कुछ मैकेनिज्म होते हैं सिस्टम को सिक्योर करने के, जिसमें हमारे पास क्रिप्टोग्राफी है, हम फायरवॉल भी यूज कर सकते हैं, हम सिक्योर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, हम सिक्योर कोडिंग भी कर सकते हैं। इसी टाइप से हमारे पास कुछ टूल्स भी होते हैं जिनके थ्रू हम अटैक को डिटेक्ट भी करते हैं और प्रिवेंशन भी करते हैं। तो उसमें हमारा डिजास्टर रिकवरी है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, एनमैप, मेटास्प्लॉइट, ये टूल्स हैं। तो ये सारे के सारे एरिया हैं जिसमें हम साइबर सिक्योरिटी के जो एरिया है जिसमें अलग अलग रिसर्च किया जाता है।
तो हमारे पास जो सिक्योरिटी है वो 3 तरह की होती है, एक कंप्यूटर सिक्योरिटी, एक नेटवर्क सिक्योरिटी, एक इंटरनेट सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी मतलब जो कंप्यूटर के अंदर हमारा डेटा है उसको प्रोटेक्ट करना। नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स जब नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उस सिचुएशन में हमें डेटा को सिक्योर करना। और इंटरनेट सिक्योरिटी का मतलब है कि जब हम मल्टीपल नेटवर्क को वर्ल्ड वाइड आपस में कनेक्ट कर देते हैं उस टाइम हमारे डेटा ट्रांसमिशन को सिक्योर करना। ये सारा बेसिक सिक्योरिटी का सिस्टम था। अब हम आते हैं कि साइबर क्राइम्स क्या होते हैं और हमें उससे कैसे बचना है, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो साइबर क्राइम को कंप्यूटर क्राइम भी बोला जाता है, ई क्राइम भी बोला जाता है, हाईटेक क्राइम भी बोला जाता है। बेसिकली ये वो क्राइम होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को यूज करते हैं एज ए टूल, एज ए टारगेट और एज ए प्लेस ऑफ क्राइम। गिफ्ट याद रखना, ठीक है, हम सोर्स के फॉर्म में भी, टारगेट की फॉर्म में भी, प्लेस की फॉर्म में कंप्यूटर या नेटवर्क यूज करते हैं क्राइम करने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम डिफरेंट तरीके से होता है। फर्स्ट तो साइबर क्राइम का टेक्निक है वो हैकिंग। हैकिंग का मतलब राइट एक्सेस, बिना किसी की परमिशन के अगर हम किसी के कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सेस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? हैकिंग। तो हैकिंग को समझने के लिए हम छोटी मैंने कुछ स्टोरी बनाई है, हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हैकिंग हमारे साथ कैसे हो सकती है? नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ये एक लड़की है जिसका नाम समीरा है, तो समीरा को ऑफिस से कुछ वर्क मिला और उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए उसको प्रिंट चाहिए। उसने क्या किया, उसके पास प्रिंटर नहीं था तो वो जल्दी से गई और नियर बाई जो साइबर कैफे था वहाँ जाकर उसने प्रिंटर को यूज करना शुरू किया। उसने अपने डेटा को एक्सेस किया, उसके बाद उसने प्रिंटर को से अपने डेटा को प्रिंट करना शुरू कर दिया। उसी ड्यूरेशन में उसने लगा कि जब तक प्रिंट होते हैं क्यों ना मैं मेरा सोशल मीडिया चला लूँ या मैं अपना गूगल अकाउंट चेक कर लूँ। तो उसने क्या किया, अपना सोशल मीडिया को एक्सेस करना शुरू कर दिया। जैसे प्रिंट निकले उसने जल्दबाजी में क्या किया, विदाउट लॉगिन किए, विदाउट कैश मेमोरी को क्लियर किए, हिस्ट्री को क्लियर किए, उसने अपने प्रिंट उठाए और घर गए। 2 घंटे के बाद उसके पास मैसेज आया कि आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो गया है, आपका जो अकाउंट है वो हैक हो गया है। तो थोड़े कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट था उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट थे वो आपने लीक कर दिए। अब देखो कि समीरा का इसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन समीरा ने प्रिकॉशंस नहीं रखे। उसने वहाँ पे साइबर कैफे में सोशल मीडिया को यूज तो किया, लेकिन सोशल मीडिया को प्रॉपरली लॉग आउट नहीं किया। उसने वहाँ की हिस्ट्री को, उसकी जो कुकीज थी उनको उसने डिलीट नहीं किया। इसलिए जब भी कभी आप किसी भी पब्लिक पैलेस पे वहाँ के नेटवर्क को यूज करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट खोलते हो तो आपको उसको लॉग आउट करना है प्रॉपरली और उसमें से जो भी कुकीज का डेटा है उसको डिलीट करना है। फिर हम आते हैं दूसरे तरह के जो साइबर अटैक है। पहले तरह का हमने देखा कि हैकिंग है, दूसरे तरह की होती है ट्रोजन अटैक है, वायरस है, वॉर्म है। इन सबको हम बोलते हैं मलिशियस प्रोग्राम। ये मलिशियस प्रोग्राम 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट, एक होते हैं नीडी होस्ट प्रोग्राम। कुछ ऐसे होते हैं जिनको अटैक करने के लिए होस्ट प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें ट्रैपडोर आते हैं, लॉजिक बॉम्ब आते हैं, ट्रोजन हॉर्स आते हैं, वायरस आते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको होस्ट प्रोग्राम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में आएंगे और अटैक कर देंगे। उसमें वॉर्म है और ज़ॉम्बी है। फर्दर जो लास्ट 3 है, वायरस, वॉर्म और ज़ॉम्बी, ये अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं, मशीन में जाके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। बाकी जो 3 तरह के वो अपने आप को रिप्लिकेट नहीं करते। अब ट्रैपडोर का मीन्स ये होता है कि हमारा जब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसके अंदर उसकी टेस्टिंग के लिए कुछ पॉइंट रखे जाते हैं। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिजाइन करता है तो वो कुछ डोर्स रखता है कि यहाँ तक मेरा प्रोग्राम सही है, इसके बाद वो फिर नेक्स्ट प्रोग्राम को चेक करेगा, नेक्स्ट पार्ट को, नेक्स्ट मॉड्यूल को चेक करेगा। अब अटैकर उन्हीं ट्रैपडोर के थ्रू उस प्रोग्राम में घुसता है और हमारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, हमारी डेटा को डिस्ट्रॉय करता है। लॉजिक बॉम्ब ऐसा होता है कि एक होस्ट प्रोग्राम आया, वो होस्ट प्रोग्राम में वायरस है या कुछ भी है, वो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन वो एक कंडीशन को का वेट करेगा। जैसे कि
वो आया, उसने कहा कि जब तक 10,000 रुपीज़ ये ट्रांसमिट नहीं करेगा तब तक मेरे को कोई एक्शन नहीं करना। तो आपने 2,000 रुपये ट्रांसफर किए, आपके अकाउंट पे कोई अटैक नहीं होगा। आपने 4,000 किए, कुछ भी नहीं। जिस दिन आपने 10,000 से ऊपर ट्रांसफर किए उसी टाइम आपका आईडी पासवर्ड हैकर के पास या अटैकर के पास चला जाएगा। मतलब इसको हम लॉजिक बॉम्ब बोलते हैं, जो पर्टिकुलर लॉजिक के बाद ही काम करते हैं। जो टॉर्चर हॉर्सेज है, इसके पीछे आपने स्टोरी सुना होगा कि एक घोड़ा था लकड़ी का, दो राज्य के बीच में लड़ाई हुई, तो जो दूसरा राज्य था उसने सरेंडर कर दिया। तो सरेंडर करने के बाद जो सैनिक थे वो वहाँ आए, घोड़े में छुपे हुए थे, उन्होंने वहाँ पे अटैक करके राजा को मार दिया। तो इस टाइप से क्या होता है कि जब हम हमारे कोई भी इमेज को डाउनलोड करते हैं विदाउट ऑथेंटिक सोर्स के, तो उसके साथ कुछ वायरस हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं। उन वायरस को हम ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। और वायरस फॉर्म जो भी अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं, हमारी स्पीड को कम करते हैं। तो नॉर्मली जब हम साइबर कैफे पे जाते हैं, जैसे ये लड़का है, वहाँ जाके वो यूएसबी ड्राइव को यूज कर रहा है और यूएसबी ड्राइव को ये लेके आता है, और जैसे ही ये अपने घर पे आके इसको वापस यूज करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसका कंप्यूटर में सारा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसको लगता है कि मैंने अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस क्यों नहीं यूज किया। सिमिलरली ये दो फ्रेंड है, मोहन और किरण है, दोनों आपस में फ्रेंड है। किरण उसको बोलती है कि मैंने एक नया गेम देखा है, तुम डाउनलोड करोगे। वो दोनों क्या करते हैं, कंप्यूटर के बेस पे उस डिजिटल गेम को डाउनलोड करते हैं। गेम डाउनलोड होते ही उसका पूरे का पूरा कंप्यूटर हैक हो जाता है। इसी टाइप से क्या होता है कि हमारे पास जो अदर अटैक होते हैं उसमें ईमेल स्पूफिंग होता है, ईमेल स्पैमिंग होता है, ईमेल बॉम्बिंग होता है, ईमेल फ्रॉड होता है, जिसमें क्या होता है कि अनऑथेंटिक ईमेल से हमें ईमेल भेजे जाते हैं और हमें लगता है कि ये ऑथेंटिक मेल आईडी से ईमेल आया है, तो इसको बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। और ईमेल बॉम्बिंग में क्या होता है कि इतने ज़्यादा ईमेल आ जाते हैं कि हमारा इनबॉक्स भर जाता है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड ईमेल है, जो रियल ईमेल हमें चाहिए, तो वो हमें रिसीव ही नहीं होता है। इसी टाइप से IPR वायलेशन है, जिसमें हम किसी के कंटेंट को इस टाइप से शो करते हैं कि ये हमारा कंटेंट है। साइबर टेररिज्म है, फोर्जरी है, और इसी टाइप से जो हमारे बैंकिंग क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड क्राइम है, गैम्बलिंग है, या डिफेमेशन है, किसी को डिफेम करना या किसी के आइडेंटिटी को चोरी करना, ये सारे साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। इसी टाइप सो डेटा एक्सक्लूजन है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो कंपनी है या फर्म है, उसको कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा निकला दिया जाता है। कंपनी बाद में पेमेंट के लिए बोलती है, अगर आप यूपी मांगो पेमेंट हमें दोगे तभी हम आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा डिलीट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। फिशिंग है, फिशिंग के अंदर हमें कुछ ऐसे लिंक आते हैं ईमेल के थ्रू, जिसमें हमें कहा जाता है कि आपका बैंक का जो अकाउंट है उसे अपडेट करना है, या आपको सोशल मीडिया पे ऐसे मैसेज आते हैं कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, आप इस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट अपडेट कर सकते हैं। जैसे ही हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमें एक वेबसाइट मिलती है, जो कि वैसी ही वेबसाइट की तरह है, लेकिन ये जो फेक वेबसाइट होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं केस के फेडरल बैंक इसका ओरिजिनल वेबसाइट है, और ये इसका फेक वेबसाइट है। तो देखने में दोनों एक से लगते हैं, लेकिन ये फेक वेबसाइट है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो आईडी पासवर्ड है केस के यूनिवर्सिटी का अकाउंट है फीस भरने का, ये जो है ये फेक अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, लेकिन आपको दोनों अकाउंट में कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, प्रिपरेशन में हमें हमेशा क्या करना है, कोई URL है वहाँ पे हमें उसके वेब एड्रेस को टाइप करना है, लाइक www.sbi.in। हमें किसी लिंक पे क्लिक करके उसको नहीं खोलना। सेकंड हमें प्रिकॉशंस देखना है कि यहाँ पे HTTP लिखा होता है, लेकिन जो सिक्योर वेबसाइट होगी वहाँ पे HTTPS लिखा होगा, तो हमें इस चीज को देख के करना है। नेक्स्ट होता है स्कीमर। अगर किसी के कंप्यूटर में आप वायरस या स्पाईवेयर को डालते हो तो ये सेक्शन 43C में आता है। अगर आप किसी के कंप्यूटर को डैमेज कर देते हो, किसी के लैपटॉप को तोड़ देते हो, किसी के मोबाइल को तोड़ देते हो, तो ये सेक्शन 43D में आता है। सिमिलरली अगर आप किसी के नेटवर्क को डिस्टर्ब करते हो तो ये सेक्शन 43E में आता है। सिमिलरली अगर आप किसी के पासवर्ड को चेंज कर देते हो बिना उसकी परमिशन के, तो ये सेक्शन 43F में आता है। अगर आप कुछ ऐसा रिकॉर्डेड हो
डाल दूँ या मिसेस कोड डाल दूँ जिससे कि आप अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सको किसी के कंप्यूटर को, तो ये सेक्शन 43G में आता है। सिमिलरली अगर आप किसी का क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट को एक्सेस करते हैं तो ये सेक्शन 43H में आता है। अगर आप किसी भी फाइल या डेटा को डिलीट कर देते हो किसी के कंप्यूटर से तो वो सेक्शन 43I में आता है। और किसी टाइप से अगर आप किसी के कोड को सॉफ्टवेयर को डिलीट कर देते हो तो ये सेक्शन 43J में आता है। साइबर टेररिज्म सेक्शन 66F में आता है। अगर आप किसी की आइडेंटिटी को चोरी करके किसी का फेक अकाउंट बना देते हो फेसबुक पे तो ये सेक्शन 66C में आता है। इसी टाइप से अगर आप न्यूज़ मटीरियल को ट्रांसमिट करते हैं तो ये सेक्शन 67 के अंदर आता है। तो ये हमारे IT एक्ट के कुछ सेक्शन थे। इन सेक्शन में अलग अलग 3 साल से लेकर 10 साल तक की कैद की सजा है और जुर्माने की सजा है। इसकी जब भी आपके साथ इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो आप पुलिस थाने में कंप्लेंट करवा सकते हो। मीडिया लॉ में हमारे पास बहुत सारे सेक्शन हैं जिसके बेस पे उनको सजा दी जाती है। तो ये बड़े देश की मैं थोड़े बोला था भारतीय के स्टेज पे अंडर विराजमान माइनॉरिटी ऑफिसर जीएम साहब एंड जॉइंट डायरेक्टर साहब को बहुत धन्यवाद। इस मैनेजिंग कमेटी प्रिंसिपल साहब जिन्ना साहब के ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੇਵਰੇਟ ਡੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਨਵਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੁਆਬਾਈ ਤੋਂ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਗੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ तो लोगों ने अपने से सरकार का पैसा भी लगता तो सारे घर बने हो जाने ये है भी सेलिब्रेट हो सकता बट नहीं कुछ रहता एक ही ना हो गया यूपी को परिंदर सी के देखने वाला इन्होंने नंबर में शेयर करता है। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कोई भी एडमिशन से रिगार्डिंग आप अगर किसी के लिए वहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसे रेकमेंड कर सकते हैं गंगा से बिलोंग करते हैं। ठीक है सरदार जी के बच्चे किसी ने बताया था तो आपकी मैनेजमेंट मेडिस के थे उनकी बच्चे पढ़ाई कर रही है बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सुंदर साहब इसके लिए आपको अच्छा गाइड कर सकेंगे क्योंकि संजय साहब एंड इनकी मिसेज और इनकी जो कुछ रिलेटिव्स हैं वो वहाँ से स्टडी करके यहाँ आए इंडिया के अंदर तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए आपने प्रयास करना है जो अच्छी क्वालिटी की यूनिवर्सिटी हो तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। जबकि हम काफी बार देखते हैं कि एक टाइप और हमारे पास किसी एजेंट के पास जाते हैं और वहाँ से मूल बनते हैं और कैसे लेते हैं। जबकि क्वालिटी यूनिवर्सिटी से ऐसा जाती है वहाँ स्कॉलरशिप ले सकती है तो उसके ऊपर आपने कॉन्सेंट्रेट करना है। बाकी उसी समय में बैठ के जो मुझे कभी नष्ट नहीं होती है नियम है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ज्ञान भी इसी प्रकार से आज वहाँ से जो ज्ञान डिस्कस किया गया वो आपके पास आया लिटरली आपने मैं कहूँ पब्लिक में पब्लिक पोर्टफोलियो में वही चीजें शेयर करें जो आपकी कॉन्फिडेंशियल ना हो। आपको यहाँ पर क्या साइबर क्राइम का 5 साल पहले की बात है फेसबुक का काफी चलन था और किसी बात में पड़ोस की ही आंटी की एक बच्चा था फर्स्ट का होगा उसने क्या किया कि सारी उनकी फोटोज थी सभी को फोटोशॉप में एडिट किया एडिट करके सेम पोर्टफोलियो बनाया लॉन्च कर दिया। और कमाल की बात कहूँ उसी जो अपनी नेबर के वाईफाई अकाउंट से करते हैं जब बात यहाँ पे साइबर क्राइम में आई सबसे बात करें हमें रीजनल साइबर क्राइम जाती है उन्होंने ट्रेस आउट किया कि किस आईपी से ये हुआ तो आईपी भी घर का आप शायद कभी भी इतनी हद तक बाद में वो मैक आईडी पता लगा यहाँ ये मैं उसका आईपी पता लगा तो फिर उसके बाद वो ट्रेस आउट हुआ। अब 9 साल की बच्ची को क्या सजा होगी यहाँ तक जीवन खराब जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं ऐसी चीजों के अंदर जाते तो ये हालात है। तो आपका इसलिए रिक्वेस्ट है ठीक है अगर आपने फेमस होना है तो क्वालिटी थिंग्स हैं उनके ऊपर जाके आप बोलिए। ठीक है अपने लेक्चर तैयार कीजिए सपोज आप 9th क्लास में आ गए सपोज आप बीएससी फर्स्ट ईयर में आ गए बीएससी फर्स्ट ईयर में आ गए या सेकंड ईयर में आ गए तो अंडरस्टूड है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए जो बात किसी का भी के लिए अच्छा मटेरियल तैयार कर सकते हैं आपको भी वीडियो कीजिए वैसा ऐसी बात 6 सब्जेक्ट हमारे टाइम पे एक सेशन में हुआ करते थे आपको फर्स्ट प्राइज आया था आपके तो उनमें से एक के ऊपर आपकी कमांड होगी आप उसकी वीडियो तैयार कीजिए अगर फेमस नहीं होना अलॉट ऑफ यूट्यूबर्स हैं
डालिए पैसा बनाइए, पैसा बनाने में कहीं दिक्कत नहीं है, पर खुद सेफ रहिए, खुद भी सेफ रहिए। ऐसा कोई भी मौका ना छोड़िए कि जहाँ पे आप गलती की संभावना शेष रह जाए तो उसका शिकार हो जाए। और बाद में रियल सेंस में क्या होता है, महिलाओं के केस में खासकर मैं कहना चाहूँगा, हम बड़ी जल्दी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी ने आपकी फोटो को कहीं एडिट करके मेगाबाइट करके शो कर दिया तो एक सिंपल सी बात है, नैतिकता हमारे साथ है, हम हमारे लिए चल रहे हैं। किसी ने अगर गलत इंटेंशन के साथ उसका यूज किया, प्रॉपर कानून है, किसी का केस हो ये कार्रवाई हो, कोई गलत होता है, पर कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाना। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड से अपने आगे बढ़ना है। कोशिश कीजिए जब तक पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करें, एक समय में एक काम एक बार ही करें, मल्टीपल काम ना करें। तो